हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज अपने पढ़ने वाले हैं कंप्लीट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है उसको अपने क्या करने वाले हैं, आज कंप्लीट करने वाले हैं। और ये बेनिफिशियल उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे नेट जेआरएफ का पेपर देना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे सीए या सीएस या सीएमए का एक क्विक रिवीजन लेना चाहते हैं। उन सब के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एक ऐसा पेपर जो कि काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा ऐसे लगता है कि भाई बहुत खतरनाक आने वाला है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करें, वो सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे जब अपने इस पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि बेसिकली हम चैप्टर नंबर 11 तक करने वाले हैं आज, राइट। ओके, सो लेट अस बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। आई एम सी एस प्रवेश बंसल। I also completed my LLB and also doing the practicing. So आज आपका पूरा का पूरा सेशन मैं लेने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 2 years. So let us discuss again about the basic concept. अपने पहला चैप्टर शुरू करते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं और राधा का नाम लेते हैं, जय हो। और लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक चैप्टर, जिसके अंदर बोला जाता है कि आखिरकार इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को दो पार्ट से डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ऑलराइट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी डायरेक्ट टैक्स होता है उसके अंदर हम जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी 5 हेड से इनकम कमाते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली टैक्स लगता है। यानी कि हमने सैलरी की इनकम डायरेक्ट कमाई, हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डायरेक्ट कमाई, या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो हमने डायरेक्ट कमाते हैं, उन सब के ऊपर डायरेक्टली टैक्स लगता है। वहीं पे अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो वो ऐसी इनकम होती है वो जो व्यक्ति सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करता है। मान लो ए ने मिस्टर बी को कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया। जब प्रोडक्ट को सेल किया तो इसने क्या दिया, इसको जो अमाउंट दी उसके अंदर क्या होता है, इस व्यक्ति की सेलिंग प्राइस प्लस, सेलिंग प्राइस के अंदर क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस जीएसटी। तो जो जीएसटी वो पे कर रहा है वो जीएसटी किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। तो इस तरीके से क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जो डायरेक्ट इनकम के ऊपर नहीं होता है, जो सामने वाले की व्यक्ति के सेल के ऊपर होता है कि हाँ भी आपने कितना वैल्यू एडिड किया, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज टैक्स होता है। लेकिन राइट नाउ वी आर टोटली डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। तो जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं डेफिनेटली उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और जो नहीं पढ़े हैं, जो अभी नए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं कि जो नंबर मैंने आपको शेयर किया है उसके ऊपर आप कॉल करिए और सेशन का एंजॉय करिए, राइट। चलिए उसके बाद अपने बात करते हैं टैक्स की। टैक्स के अंदर हमने सबसे पहला जो आर्टिकल देखा, आर्टिकल 366(28), जिसके अंदर टैक्सेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसके अंदर दोनों बातें हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाई द टैक्स लेवी। टैक्स लेवी क्यों होता है। सबसे पहली बात, आर्टिकल 265 में बोला गया कि कोई भी टैक्स अनटिल एंड अनलेस, अगर वो 265 में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि कोई भी टैक्स आप लेवी नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या नहीं कर रही, लॉ एप्लीकेबल नहीं कर रही। जब लॉ बोल देता है कि ठीक है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तभी वो टैक्स लगेगा आर्टिकल 265 में। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टैक्स लेवी लगाने का जो पावर है वो कब कैसे पता लग रहा है, वो 265 से पता लग रहा है। ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ आप टैक्स को लेवी कर सकते हैं। अगले पॉइंट के अंदर ये बोला गया 246 के 7 शेड्यूल के अंदर कि पार्लियामेंट और स्टेट को ये पावर दी गई है। लॉ तो बनाया है, किसने बनाया है, ये किसको पावर दी गई है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट किसका बनाता है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीजी का बनाता है, या पूरे इंडिया का बनाता है, जो भी लॉ होता है। और अगर मैं बात करता हूं स्टेट की, तो वहां पे स्टेट लेजिस्लेशन एक्टिवली पार्ट करती है। टोटल यहाँ पे 3 पार्टीज होती है। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो वो कौन होता है, लेजिस्लेशन। ऑलराइट, पहली कौन बोलेंगे, लेजिस्लेशन। दूसरे की बात करें तो वो कौन होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। और तीसरे की बात करें तो वो कौन होता है, बताओ, जुडिशरीज। ओके, लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन होता है, जजेस, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेशन हो गया, ये सब लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है जो लॉ को बनाती है। और लॉ को लिखने वाली बॉडीज कौन होती है, मेजरली एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जितने भी मिनिस्ट्री हैं ये सभी क्या कंसीडर किए जाते हैं, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडीज। इनका काम क्या रहता है, लॉ को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना। जो भी लॉ हमने बनाया है उसके अंदर कोई भी छोटी मोटी अमेंडमेंट लेके आना, और उसी अमेंडमेंट को और उसी लॉ को इंटरप्रिटेशन का काम कौन करता है,
कि अगर कोई भी ऐसे लग रहा है कि एक पक्ष की दो बातें निकल रही है तो कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये सब बातें बताने के लिए जुडिशरी यहाँ पे वर्कआउट करती है। 3 प्रकार की लिस्ट होती है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसी एंट्रीज होती है जो यूनियन से रिलेटेड लॉ बनाती है, और स्टेट लिस्ट में ऐसी स्टेट की एंट्रीज होती है। सिमिलरली अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे कंकरेंट लिस्ट में आती है, जहां पे दोनों के दोनों ही अपने नियम को बना सकती है। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 7 शेड्यूल 246 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि आप यूनियन लिस्ट के अंदर लिखे गए मैटर्स आप कर सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। सबसे पहला सेक्शन जिसके अंदर बात करते हैं कि इनकम टैक्स लेवी कैसे होता है, तो उसके अंदर सबसे पहला है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लेवी हुआ था। उसके बाद होल ऑफ इंडिया के ऊपर ये एप्लीकेबल है और 1 अप्रैल 1962 में बना। 298 टोटल इसके सेक्शंस हैं और साथ ही साथ 14 इसके क्या हैं, स्केड्यूल्स हैं। तो टोटल इसके ये इसका बेसिक डाटा है जो आपको याद रखना है कि टोटल कितने सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में। 298 सेक्शन है। देखिए, एक डिटेल क्लास होती है जिस डिटेल क्लास के अंदर हम हर एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ते हैं, और आज का जो हमारा सेशन है वो एक क्विक रिवीजन है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि 298 सेक्शंस आर देयर और आपको इस चीज को याद करना है और आगे मूव ऑन करना है, ताकि आपका जो पहले पढ़ा हुआ सब चीजें हैं वो आप क्या कर सके, क्विकली रिवाइज कर सके, राइट। हर एक चीज को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं जब हम क्लास के अंदर होते हैं, और आज की जो क्लास है वो आपके लिए बेनिफिट भी रहेगी क्योंकि आप उस चीज को मेमोराइज कर रहे हैं। जो आपने चीज पढ़ी है उस चीज को आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था। और अगर नहीं भी पढ़ा और पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी इस पूरे सेशन के बाद आपको इतना तो क्लैरिफाई हो जाएगा कि टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। और जब आप उस चीज को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि टैक्स हमारा 6 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर खत्म होने वाला नहीं है, ये टैक्स की क्लासेस हम 3-3 महीने तक ले सकते हैं, लेकिन उस चीज को हम अगर शॉर्ट में कर रहे हैं तो डेफिनेटली माइंड सेट एक क्लियर होगा कि हमें उस चीज को फटाफट करना है। पढ़ा एंड मूव ऑन करो, पढ़ा एंड मूव ऑन करो, यही हमारा बेसिक एजेंडा आज का रहने वाला है। चलिए फाइनेंस एक्ट की बात करते हैं। फाइनेंस एक्ट का मतलब एक ऐसा एक्ट जो हर साल पास किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट वो एक्ट जो एक बार लेजिस्लेशन ने लोकसभा में पास कर दिया, उसके बाद उसके अंदर कुछ स्टैटिक रेट्स होते हैं, जैसे एलटीसीजी पे 10% लगेगा, एसटीसीजी के ऊपर 15% लगेगा, अगर एलटीसीजी 112 वाला है तो उसके ऊपर 20% लगेगा। तो ये स्टैटिक रेट्स हैं। जब भी कोई रेट स्टैटिक होते हैं ना, कि हाँ भी उसके अंदर बदलाव नहीं होते, तो वो सारे रेट्स कौन से हैं, इनकम टैक्स एक्ट के हैं। लेकिन फाइनेंस एक्ट में जो स्लैब आती है वो सब फाइनेंस एक्ट में आती है, यानी कि हर बार क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे पहले 2.5 लाख थी, अब 3 लाख हो गई, इस तरीके से स्लैब चेंज होती रहती है। चलिए, तो अगर कोई भी एक्ट बनाना है तो एक्ट का सबसे बेसिक फंडा क्या रहता है कि सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेगा। जब वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल ले लेते हैं तब वो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। क्लियर। इनकम टैक्स रूल की अगर मैं बात करता हूं तो वही सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है, सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या बनाती है, इनकम टैक्स के रूल्स बनाती है, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है एक प्रकार से। और अगला सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर जो है वो जारी कौन करता है, सीबीडीटी जारी करती है। कोई भी डाउट होगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए, और ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाउंड है, ना कि एसएससी के ऊपर बाउंड है। एसएससी के ऊपर बाउंड नहीं होती है। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, लेकिन सीबीडीटी चाहे तो भी वो उसको अमेंड कर सकती है। और साथ ही साथ ये बोथ के ऊपर क्या रहती है, बाइंड रहती है। दोनों के ऊपर क्या रहेगी, बाइंड रहेगी। लीगल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, वो लॉ ऑफ लैंड है, यानी कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो हमेशा बाइंड रहेगा सब पे। लेकिन हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंड नहीं रहता, यानी उड़ीसा ने कोई डिसीजन दिया तो जयपुर के ऊपर या फिर बोले राजस्थान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 4 जिसकी हम चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है कि आप जो भी इनकम प्रीवियस ईयर में कमा रहे हो उसका टैक्स आप अगले साल भरते हैं, यानी कि 23-24 में अगर कोई मेरी इनकम कमाई उसका टैक्स मैं 31 जुलाई से पहले भरता हूं एज ए सैलरीड इनकम, राइट। और अन्य कोई भी प्रोविजन रहता है उसके हिसाब से मैं टैक्स भरता हूं इन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यानी अगला साल। असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीने का होता है, लाइक कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च तक खत्म हुआ। लेकिन प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका जब से आपने बिजनेस शुरू किया और उसके 31 मार्च तक आपका क्या रहता है, प्रीवियस ईयर रहता है। मान लो कोई भी बिजनेस है जो आपने 1 अक्टूबर को शुरू किया और 1 अक्टूबर 2023 को शुरू किया, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या है, इसके लिए प्रीवियस ईयर 1 अक्टूबर 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, ये इसका प्रीवियस ईयर कंसीडर किया जाएगा, राइट। और असेसमेंट ईयर क्या कंसीडर किया जाएगा, इसका 24-25। तो असेसमेंट ईयर हमेशा पूरे 12 महीने का होता है और प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। ऑलराइट। हर वो व्यक्ति जो इनकम कमाता है
उस इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर चला गया या फिर उसकी इनकम सर्टेन अमाउंट से ऊपर चली गई तो डेफिनेटली उसको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब वो टैक्स पे करता है तो वो असेसी कहलाता है। चलिए, सबसे बड़ी बात 5 हेड होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, या फिर कैपिटल गेन। हमने जो भी घर बेचा तो उससे हमारी वो इनकम आई तो कैपिटल गेन होती है, और अदर सोर्सेज। उसके बाद प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी ऑलरेडी डिस्कस, जिस साल इनकम कमाई वो प्रीवियस ईयर, और जिस साल उसका टैक्स पे किया वो क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर कहलाता है। पर्सन कौन होता है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, जैसे हम इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हैं, सभी इंडिविजुअल होते हैं, ये व्यक्ति एक। और एचयूएफ कौन होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग। हिंदू के अंदर क्या होता है, कोई कर्ता होता है, कर्ता होने के बाद उसके बाद कौन होता है, कोपार्सनर्स होते हैं, कर्ता जो सबसे बड़ा मुखिया, घर का मुखिया होता है। फिर उसके बाद कौन होता है, कोपार्सनर्स, ठीक है। कोपार्सनर्स उसके बच्चे या उसकी वधु, पुत्र वधु, ये सब क्या होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, कोपार्सनर्स कहलाते हैं। ओके, तो ये सब करता, और ये क्या बनाते हैं, एचयूएफ बनाते हैं। इसका खुद का पैन कार्ड भी होता है। अगली बात बोले कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, फॉर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन दोनों ने मिलकर कोई काम कर लिया, या फिर फॉर्म और कंपनी ने मिलकर कोई काम कर लिया, कंपनी प्लस कंपनी ने मिलकर काम कर लिया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि दो व्यक्ति ने मिलकर काम कर लिया, इंडिविजुअल मैं और कोई एक अलग व्यक्ति, दोनों ने मिलकर कोई काम कर लिया तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है। लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, और आर्टिफिशियल पर्सन या अन्य कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन इसके अंदर कंसीडर हो जाते हैं। देखिए, जनरली प्रोविजन यही कहता है कि आपने इनकम अगर प्रीवियस ईयर में कमाई है तो उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में देना है। लेकिन ऐसे 5 केसेस हैं जिसके अंदर आपने जो इनकम जिस साल कमाई है उसी साल आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहला इनकम शिपिंग का, यानी कि कोई भी नॉन रेजिडेंट है जो भारत के अंदर शिपिंग के लिए काम के लिए आता है, तो जब वो शिपिंग के लिए आ रहा है, वो आके पैसे कमा के चला गया, उस चीज से बचने के लिए भी पता थोड़ा लगेगा कितना पैसा कमाया, क्या कमाया। तो गवर्नमेंट कहती है जिस वर्ष आप आ रहे हो उसी वर्ष हमें आप टैक्स पे करके जाइए। दूसरी चीज क्या है कि पर्सन लिविंग इंडिया, कोई भी इंडिया को अगर छोड़ के जा रहा है तब उस केस के अंदर, या कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पर्पस के लिए कोई अपना इवेंट क्रिएट कर रहा है कि हम ये पर्पस है, हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं, जैसे ही काम पूरा होगा हम सब बंद कर देंगे, तो जिस साल आपने वो काम किया उसी साल क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स को अवॉइड करने के लिए कोई बंदा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसी साल उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट, कोई भी ऐसा बिजनेस है जो वो करता आ रहा है लेकिन उसने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो जब वो बिजनेस डिसकंटिन्यू करेगा तो उस केस के अंदर उसी वर्ष उसे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंप्यूटेशन। कोई भी डाउट हो चिंता मत कर लो, सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, राइट। आज का जो सेशन रहेगा, आपका जो पूरा मैराथन है उसको आप पूरा देखना। सबसे पहली बात कि आप अपने कंसंट्रेशन को बना के रखना कि हम इस सेशन को पूरा करेंगे, राइट। एक बार पूरा हो गया तो आप समझो कि आपके नेट जेआरएफ या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जैसे जेवीवीएनएल है, ऐसे एग्जाम जिसके अंदर इनकम टैक्स आता है, सीएस का है, तो ये सारे एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पूरे के पूरे सेशन को अच्छे से देखें, उस चीज को समझें और आगे मूव ऑन करें। कोई भी डाउट यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए, कंप्यूटेशन करनी है हमें, कोई भी व्यक्ति जब इनकम कमाता है तो उसकी कंप्यूटेशन करनी है कि उस व्यक्ति का सबसे पहले देखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि उस व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति पिछले वर्ष भारत में था या नहीं था। अगर वो भारत का नागरिक है तो ही उसको क्या करना है, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हमें करना है। अगर वो एनआरआई है तो उसको अलग तरीके से हमें ट्रीट करना है। लाइक अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है तो उसको क्या मिलते हैं, रिबेट्स के बेनिफिट मिल जाते हैं, अन्य बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई एनआरआई है तो उसे रिबेट्स के बेनिफिट नहीं मिलते, और भी बेनिफिट जो उसे नहीं मिलते हैं, राइट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहला हम काम करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर 3 बातें हैं कि वो या तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा या वो रेजिडेंट कहलाएगा। रेजिडेंट के अंदर या वो ऑर्डिनरी कहलाएगा या वो नॉन ऑर्डिनरी कहलाएगा। जब अपने रेजिडेंशियल स्टेटस अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो एक छोटे से चार्ट के अंदर हम पूरे के पूरे रिवीजन कर लेंगे, ऑलराइट। चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, हेड्स के वाइज, सैलरी में कितना, बीजीपी में कितना। और जब ये करंट कर लेते हैं, ये सारी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम कंप्यूट करने के बाद क्या करेंगे, कोई भी ऐसी इनकम है जो उसकी क्लबिंग होने वाली है तो वो हम क्लबिंग करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कोई भी उसके बच्चे की इनकम है तो बच्चे की इनकम उसके फादर की इनकम में क्लब हो जाएगी, या जो भी अगर वो ज़्यादा कमाता है तो उसकी इनकम में क्लब हो जाएगी। इस तरीके से जो भी ऐसी इनकम है वो सारी क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, जो कि चैप्टर नंबर 4 में अपने डिटेल में पढ़ेंगे।
तो जो भी इनकम है क्लब हो गई, सबसे पहले हमने उसकी इनकम कैलकुलेट करी, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉस है जो आपने कर दिया, उससे आप अगले साल अगर प्रॉफिट कमाते हो तो क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, जिससे आपकी इनकम कम हुई। देखिए मान लीजिए किसी वर्ष फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 20,000 का लॉस हुआ, एग्जाम्पल, अगले साल 40,000 का प्रॉफिट हो गया, तो क्या आप इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हो? तो वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि ये इनकम कहां से कमाई। अगर मान लो आपको यहां पे लॉस हो रहा है STCL यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अगर आपको STL हो रहा है तो उस केस में अगर आपको नेक्स्ट ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो इन दोनों को सेट ऑफ करके आप कह सकते हो कि मेरी इनकम इस साल 20,000 ही है। आप इस चीज को क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। तो कौन सा किसके साथ सेट ऑफ होगा, ये एक पॉइंट है जो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ऑलराइट, कंप्यूटेशन में GTI को कैलकुलेट किया, जब इन सब का सेट ऑफ कर देंगे तो हम GTI को कैलकुलेट कर देंगे, और उसके बाद हम दे देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जैसे कि प्रीमियम की डिडक्शन है, कोई भी मेडिकल एक्सपेंस किया उन सब की डिडक्शन है, LIC की प्रीमियम की डिडक्शन है, हमने कोई भी इंटरेस्ट लिया अगर हमने घर के लोन के लिए, उसकी डिडक्शन है, वो सब हम डिडक्ट कर देंगे। चलिए इसका एक छोटा सा चार्ट है जो कि बहुत 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 ईजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, उसके बाद हमने क्या किया, 5 हेड्स की इनकम देखी, इनकम देखने के बाद हमने उसको कंप्यूट किया किस में कितना कितना चार्ज लगेगा, एंड देन आफ्टर हमने क्लबिंग के प्रोविजन लगाए, सेट ऑफ के लगाए, वहां से क्या आई हमारे पास GTI आई, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर ही आपके ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम ग्रोस टोटल इनकम जो है आपकी स्लैब से ऊपर चली गई, तब आपके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। टोटल इनकम उसके बाद कैलकुलेट हो जाएगी। आफ्टर दैट जो भी रेट होता है, रेट के हिसाब से टैक्स लगाओ एंड टैक्स खत्म। चलिए टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो तो टैक्स स्लैब क्या रहता है। अगर किसी व्यक्ति अगर डिफॉल्ट 2 स्कीम्स आ देगा, सबसे पहले पुरानी स्कीम, दूसरी बात नई स्कीम। नई स्कीम है 115 BAC, जो पुरानी स्कीम है वो सेम स्कीम रहेगी कि 0 से 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक आपके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो 30 लाख रुपए तक का टैक्स लगेगा, 30% तक का टैक्स आपके ऊपर लगेगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर आप BAC को सेट करते हैं, नई डिफॉल्ट स्कीम को सेट करते हैं, पहले डिफॉल्ट नहीं थी, अब ये डिफॉल्ट हो गई है। अब ये क्या है, ऑप्ट आउट स्कीम है, ये डिफॉल्ट स्कीम है। अगर इसको आप करते हैं तो उसके इसमें 3 लाख तक आपका नील रहेगा, 3 से 6 तक 5%। अगर आप 6 लाख से ऊपर कमाते हैं और 9 लाख तक कमाते हैं तो 15,000 जो यहाँ का रहेगा, और 10% क्या लग जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा। और उसका 9 से ऊपर 12 तक 15%, 12 से ऊपर 20%, और 15 से ऊपर अगर इनकम जा रही है तो वहां पे आपका जो रेट है वो 30% टैक्स के ऊपर रहेगा। 15 से ऊपर ऊपर वाला, 15 से ऊपर ऊपर वाला 16 लाख, 16 लाख है तो 15 लाख तक का तो कितना हो गया, 1,50,000। 15 लाख तक के 1,50,000 हो गया, और ऊपर जो 1 लाख कमाया उसका 30,000 हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से सारा का सारा स्लैब होता है, और इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, हम अलग अलग तरीके से सरचार्ज या फिर सेस, हम वो सब चीजें ऐड करेंगे, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अगली बात आती है कि हम कोई भी रिबेट है उस रिबेट को देंगे। रिबेट का प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 87A के अंदर क्या आती है, रिबेट आती है। रिबेट के अंदर ये बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम अगर 7 लाख से कम है तो हम क्या दे देंगे, उसको रिबेट दे देंगे। 7 लाख तक आपका 25,000 का टैक्स बनता है, और 25,000 के टैक्स के ऊपर आपको क्या मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है। राइट, 25,000 का टैक्स बनता है किसके ऊपर, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज है तो आपके ऊपर 25,000 का टैक्स बनता है। कैसे बनता है, लेट्स सी। चलिए 0 to 3 लाख क्या बनेगा, नील। ऑलराइट, अगर 3 लाख से 6 लाख तक गए तो हमारा 5% के हिसाब से कितना बना, 15,000। और अगर मेरा 7 लाख रुपए ही इनकम है तो 7 लाख तक क्या बना मेरा, मतलब 1 लाख रुपए इंक्रीज हो गया, इसका 10% और, ठीक है, कितना आएगा, मतलब 1 लाख का 10%, जो 1 लाख का डिफरेंस है इसका आ गया 10,000, तो 25,000 रुपए हो गया। 25,000 रुपए माइनस 25,000, ये क्या हो जाएगा, मेरे को रिबेट मिल जाएगी। मैक्सिमम रिबेट 87A के अंदर मिल जाती है, तो मेरा टैक्स बन जाएगा नील। लेकिन रिबेट की एक खास बात है कि ये 112A के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, सेक्शन 112A के अंदर रिबेट आपको नहीं मिलती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, HUF है, आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर वो
टोटल बीएसी के लिए जाएगा, अगर वो 115 बीएसी के लिए जाएगा, अगर उसकी टोटल इनकम, सरचार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं अपने सरचार्ज की, ठीक है। सरचार्ज के लिए बात बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है, तो उस केस में उसको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा ग्रोस टोटल इनकम पे। जो ग्रोस टोटल इनकम है उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, अगर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, तो 15% लगेगा। अगर उसकी इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है तो उस केस में 25% चला जाएगा। देखिए, 2 स्लैब थी, सबसे पहला 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक कितना, 10%, जो कि दोनों में 10% है। उसके बाद 1 से 2 करोड़ कितना, 15%, 15, अगर 2 करोड़ से ऊपर है, पहले क्या हुआ करता था, 2 से 5 करोड़ तक 25 लगता था, अगर 5 करोड़ से ऊपर चले गए तो उस केस के अंदर क्या लगेगा, 37% चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 37%। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ। देखो, 2 प्रकार की इनकम होती है। सबसे पहली इनकम होती है सिंपल इनकम, जो अपने इनकम कमा रहे हैं, अलग अलग हेड से इनकम कमा रहे हैं। एक अपने बोल देंगे नॉर्मल इनकम और एक अपने बोलेंगे स्पेशल इनकम, ठीक है। स्पेशल इनकम का सरचार्ज का रेट कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होता है। स्पेशल इनकम का मतलब हो गया, जैसे कि 4 प्रकार की स्पेशल इनकम होती है। सबसे पहले बोलेंगे डिविडेंड, दूसरा बोलेंगे 112 ए, यानी कि ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमने शेयर मार्केट से कमाया है। तीसरा 111 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमने शेयर मार्केट से कमाया है, म्यूचुअल फंड से कमाया है, वो सब। और अगला होगा 112 कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये सब सेक्शन जो कि रिलेटेड टू एक्सेप्ट शेयर्स है, शेयर्स के अलावा अगर हम कहीं से भी पैसा कमाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो स्पेशल आता है। अगर इनके ऊपर सरचार्ज लगने की बात हुई तो वो कभी भी 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जब भी स्पेशल इनकम आप कमाते हैं तो आपके ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। अन्य केस के अंदर अगर कोई भी पुरानी स्कीम है तो उस केस में मैक्सिमम सरचार्ज 37% तक चला जाता था, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। और अब जो अब प्रोविजन चल रहा है 115 बीएसी, उसके अंदर मैक्सिमम जो लिमिट है 2 करोड़ से ऊपर अगर चले गए हैं तो उस केस में 25% मैक्सिमम लगेगा। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, जो डिविडेंड की इनकम है या फिर कोई भी 1111 है, 112 है, 112A है, तो उस केस में 15% से ज्यादा आपके ऊपर जो सरचार्ज है वो कैलकुलेट नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं, ओके, रिबेट्स आर देयर। पहले जो 5 लाख तक की रिबेट थी तब आपको 12,500 रुपए की मिलती थी, और अब 7 लाख रुपए तक का हो गया तो 25,000 रुपए की आपको क्या मिलती है, रिबेट मिलती है। ऑब्वियस सी बात है कि 7 लाख तक हमारा 25,000 का टैक्स बनेगा, तो 25 के 25 क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं पुराने रिजीम में, तो 5 लाख तक का टैक्स 12,500 बनता था और 12,500 का हो जाते थे, माइनस हो जाते थे। तो कुल मिला के वो भी क्या रहा, नील ही रहा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ते हैं 4%। ये मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। जब भी कोई टैक्स बनेगा, जब भी हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, हमारा मान लो टैक्स बना 25,000 रुपए। कितना टैक्स बना, 25,000 रुपए। तो उसमें 4% क्या जोड़ेंगे, हम सेस जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम उसके अंदर सेस हमेशा जोड़ के ही कैलकुलेट करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक ऐसा सेस है जो लोगों की हेल्थ के लिए या एजुकेशन के लिए जाता है, जो बच्चे एजुकेट नहीं हो पाते। क्लियर। अगली बात करते हैं एएमटी। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि आपका टैक्स कुछ रुपए बढ़ने से एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ गया। जैसे मान लो आपकी इनकम 7 लाख है, इनकम कितनी है, 7,10,000 रुपए। क्लियर। अब देखो 7 लाख तक तो क्या था, एग्जाम था। अब आपका 10,000 बढ़ने से आपका जो टैक्स है वो कितना बन गया, मोर देन 25,000। मोर देन 25,000। तो गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि भाई 10,000 रुपए अगर आपकी बढ़ गए, क्योंकि 7 लाख तक तो नील था, भाई नील था, जब 7 लाख तक ही रिबेट मिलेगी ना, 7 लाख तक तो रिबेट मिल गई। उसके बाद 10,000 बढ़ा, और 10,000 बढ़ते ही आपकी रिबेट वहां पे क्या हो गई, खत्म हो गई, कि आपकी रिबेट 7 लाख तक की थी। तो 25,000 प्लस, क्योंकि 25,000 तक तो 7 लाख तक की टैक्स था, 10 का 10% और, यानी कि 1,000 रुपए, 26,000 रुपए टैक्स बन गया। मेरी इनकम कितनी बढ़ी, 10,000, लेकिन मेरा टैक्स कितना बढ़ गया, 26,000। तो उस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट सेज कि जो भी अमाउंट आपकी है बच गई है 10,000,
तो आप 10,000 प्लस 4% सेस आप टैक्स दे दीजिए। जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 16,000 रुपए का हम आपको क्या दे देंगे, छूट दे देंगे, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। अब ये जो प्रोविजन है ये नए सेक्शन के अंदर, ये 115 बीएसी में, जो पुराने वाला सेक्शन था, मतलब पुराना था, उसके अंदर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फर्म एलएलपी। अगर कोई भी फर्म है, एलएलपी है, उस केस के अंदर अथॉरिटी है, तो उस केस में 30% क्या लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है टोटल इनकम के ऊपर। कोई स्लैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 112 बीएसी इन सब में जो रेट हमने बताया वही है। और सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 12% क्या लगेगा, सरचार्ज वहां पे लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर दो बातें हैं। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, या और उसके बाद 1/4/2023 के बाद उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया 31/3/2024 तक, और वो नई रिजीम के अंदर जाना चाह रहा है, नई रिजीम जो है, नई रिजीम में जाना चाह रहा है, और तो उस केस में उसका 15% टैक्स लगेगा। अगर इन तीनों में से कोई भी काम नहीं किया, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का काम किया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम किया लेकिन 31/3/2024 जो निकल चुकी है उसके बाद किया, या फिर 15 बीएई को एक्सेप्ट नहीं किया, नई स्कीम को ऑप्ट नहीं किया, पुरानी वाली स्कीम में रहा, तो उस केस में उसके ऊपर 22% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और अगर वो पुरानी स्कीम के साथ नहीं जाता है, नई स्कीम के साथ नहीं जाता है, तो उस केस में उसका जो रेट है वो ये वाला लगेगा। अब मान लीजिए इन तीनों में कोई भी चीज ना होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कर रहा है, या फिर वो व्हाट वी कैन से कि वो व्यक्ति ने 31/3/2024 के बाद काम शुरू किया। अगर उसके पहले शुरू कर दिया तो कितना, नई स्कीम में 15%, और अगर उसने नहीं किया तो 22%। लेकिन अगर ये दोनों ही केस नहीं है, अगर ये दोनों ही केस नहीं है कि ना ही इलेक्ट्रिसिटी का काम है और ना ही उस व्यक्ति ने नई स्कीम को ऑप्ट किया है, तब उस केस के अंदर उस व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा, इसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और यहां पे स्लैब है कि 10,000 से कम की इनकम पे, कम या उसके बराबर की इनकम है 10%। अगर उसकी इनकम 10,000 से ज्यादा है लेकिन 20,000 से कम है तो कितना, 1,000 प्लस 20%, और उसके बाद क्या हुआ, 20,000 से ज्यादा है तो 2,000 प्लस 30% का क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट स्लैब। ओके, सरचार्ज की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहां पे वही सरचार्ज है। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर आप जाते हैं तो 7%, और 10 करोड़ से ऊपर है 12% क्या लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा वो व्यक्ति पर जिसने बीएई अडॉप्ट नहीं किया है। अगर उसने बीएडी और बीएई को अडॉप्ट किया तो 10% सरचार्ज लगेगा, चाहे उसका कुछ भी रेट हो। क्लियर होगी। तब उसके ऊपर क्या दिया गया, कोई भी स्पेसिफिकली रेट मेंशन नहीं है, लेकिन 10% का क्या दे दिया, स्लैब दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। कंपनी की बात करें, कंपनी में अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के ऊपर फ्लैट 50% का टैक्स लगता है। और अगर कोई भी व्यक्ति डोमेस्टिक कंपनी है और वो नई रिजीम में जा रहा है तो 15% का टैक्स लगेगा। अगर वो नई रिजीम में नहीं जा रहा है तो उस केस के अंदर उसका टर्नओवर देखा जाएगा। अगर वो नई रिजीम में नहीं जा रहा है तो उस केस में उसके ऊपर 22% टैक्स लगता है। क्लियर। चलिए, सबसे पहली चीज क्या है, बीए में जा रहा है तो उस केस में 15% टैक्स लगेगा। वही बीए है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। देखो उनके लिए बेनिफिट है, जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उनके लिए 15% का रेट है। जो ये काम नहीं करते हैं वो उनके लिए 22% का रेट है। लेकिन अगर वो ये दोनों चीजें ऑप्ट नहीं कर रहे, नई वाली स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे, तब उस केस में अगर उनका टर्नओवर देखा जाएगा, अगर उनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, यस, तो 25%। और अगर 400 करोड़ से भी ज्यादा है, 400 करोड़ से ज्यादा है, तब उस केस के अंदर हम क्या लेंगे, 30% का टैक्स वहां पे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर। आई वॉन्ट कि आप ये वाली स्लैब एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ये वाला सेशन फिर से रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको इजीली वो सारी चीज समझ में आ जाए। ये जो सरचार्ज है वो सेम है जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा था। 1 करोड़ तक नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, और 10 करोड़ से ऊपर 12%। देखो फॉरेन कंपनी ने बोला कि भाई हमसे आप टैक्स 50% ले रहे हो, उसके बाद सरचार्ज भी इतना लोगे, 7% 12%, तो हम काम नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, सरचार्ज हम कम कर देते हैं। तो उन्होंने सरचार्ज 2% और 5% रखा अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर। कोई भी डाउट है तो आई वॉन्ट कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं ताकि आपके सारे के सारे डाउट, सारे के सारे टॉपिक्स को मैं आज ही कवर करा दूं। ऑल राइट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट
थ्रू कमेंट। ऑलराइट, आप कमेंट करिए और देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस। और कोई भी जरूरत पड़ी तो आई विल गिव यू माई मेल ID, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू csparveshbansal@yahoo.com। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड सून प्रोबेबल we also connect through Telegram or Instagram, or we can say WhatsApp also. All right, so let's start with the second chapter named as residential status. Wait a second. Okay, let's begin with a great chapter name is residential status. Residential status के अंदर टोटल 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई है। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी जो डिफाइन की गई है उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। देखो, गवर्नमेंट कहती है कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है किसी भी व्यक्ति का हम तब डिफाइन कर पाते हैं जब वो व्यक्ति 182 डेज और मोर भारत में रहा हो, लिव इन इंडिया, वो भारत में रहा हो। और दूसरे केस के अंदर अगर वो ये चीज पूरी नहीं करता है और मान लीजिए 182 डेज है और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर वो भारत में रहा हो, एंड साथ ही साथ 365 डेज आउट ऑफ इमीडिएट प्रीवियस 4 इयर्स वो क्या रहा हो, भारत में रहा हो। अगर वो ये दोनों सिनेरियो पूरा करता है तब उस केस के अंदर हम क्या मानेंगे कि वो व्यक्ति रेजिडेंट है। यहां पे देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, यहां पे वर्ड जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आई वांट टू कीप यू फोकस कि ऐसा व्यक्ति ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ 4 ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग यानी प्रीवियस ईयर से पहले वाला ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल पहले। क्लियर? टोटल 5 साल हो गए, राइट? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से हम एक एग्जांपल से करते हैं। आपको ये दोनों चीजें समझ में आई। सेक्शन नंबर 6 जो ये बात बोलता है कि हम कोई भी व्यक्ति को रेजिडेंट तब मानेंगे, या तो रेजिडेंट कब मानेंगे जब ये कंडीशन पूरी होगी। अगर ये एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो नॉन रेजिडेंट है। तो सबसे पहली बात, हम उसको रेजिडेंट तब मानेंगे अगर वो प्रीवियस ईयर में भारत के अंदर 182 डेज, भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है। और सेकंड केस के अंदर अगर वो इंडिया के अंदर पिछले 4 साल में इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की, जैसे 2023-24 की बात मैं करूं, ये हमारा प्रीवियस ईयर था। 24-25 तो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है, राइट? 24-25 तो असेसमेंट ईयर चल रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं कि 23-24 इसका प्रीवियस ईयर, 23-24 से पहले क्या हो गया 22-23, ये क्या है इसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और 22-23 से पहले 4 साल यानी कि 21-22, 20-21 एंड लास्ट वन 19 और 20। तो ये जो है ये सभी के सभी 4 साल में अगर वो भारत में रहा हो तब उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है। इसके बीच में और है, या तो 182 डेज रहे, या वो पिछले वर्ष 60 दिन रहे, या वो एंड यहां पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, एंड यानी दोनों को मिला के पूरा करना है, राइट? यही तो मैंने यहां पे लिखा कि 60 डेज एंड प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल के 4 साल, पिछले साल के 4 साल पहले अगर उसमें रहा हो तब उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको रेजिडेंट मानेंगे, अदरवाइज रेजिडेंट नहीं, नॉन रेजिडेंट उसको कंसिडर किया जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला व्यक्ति ये कि अगर कोई क्रू का मेंबर है जो भारत के अंदर आता है, आके चला जाता है, क्रू मतलब शिप का कोई मेंबर है,
तब उस केस के अंदर हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऐसे चेक नहीं करेंगे, उसका चेक करने का तरीका कुछ और रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो भारत का पर्सन इन ओरिजिन है और इंडिया के अंदर सिर्फ विजिट के लिए आया है। तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स के अलावा 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर हम उसको रेजिडेंट ट्रीट करेंगे, सिर्फ इस केस के अंदर। केस नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति क्रू का मेंबर है। दूसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन है और वो भारत के अंदर विजिट के लिए आया है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी फॉरेन इनकम के अलावा भारत से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाएगा। उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा कि पिछले या तो 182 डेज भारत में रहे, या वो पिछले 4 साल में 365 दिन एंड 120 डेज इन प्रीवियस ईयर। वहां पे ऊपर कितना था 60 डेज, यहां पे कितना है 120 डेज इन प्रीवियस ईयर। अगर वो भारत में रहता है तब उस केस के अंदर हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है। अदरवाइज उस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस हम क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे इन्होंने बोला कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला क्या होगा, बेसिक कंडीशन क्या बताई इन्होंने कि 2 प्रकार के लोग हैं। पहला होगा रेजिडेंट, दूसरा होगा नॉन रेजिडेंट। राइट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट समझ में आ गया। अगर वो रेजिडेंट है तो उन्होंने फिर से 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी। जो अपने बेसिक कंडीशन पढ़ी वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के लिए है, लेकिन जो अदर कंडीशन है वो उसके अंदर 2 स्लैब्स है। सबसे पहला रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो एडवांस कंडीशन में फुलफिल करे। एडवांस कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन ये है कि पिछले 10 सालों में वो कम से कम 2 साल भारत में रहो। पिछले 10 सालों में वो कम से कम 2 साल भारत में रहो और पिछले 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन भारत में रहो। तो अगर इसका ग्रैंड टोटल 730 दिन आ रहा है, तब उस केस में हम क्या मानेंगे, उसको पर्सन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसीडर मानेंगे। अगर वो 730 दिन से कम भारत में रहा है तब हम उसको मानेंगे पर्सन रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, एचयूएफ का स्टेटस के अंदर हम चेक करते हैं कि एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से है, करता कहां से है। अगर अपने बात करें फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, तो वो पर्सन का होली और पार्टली कंट्रोल कहां से है, वहां से हम मेंशन करते हैं। कंपनी का रजिस्टर्ड स्टेटस हम पता करते हैं कि कंपनी का कंट्रोल कहां से और कंपनी रजिस्टर्ड कहां पे हुई है। इंडियन कंपनी हमेशा से क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट ही मानी जाएगी। और हम चेक करेंगे कि उसका पोएम कहां पे है, मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में इनकम कमाता है और भारत में ही रिसीव करता है, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम भारत में ही होगी। अगर कोई व्यक्ति भारत में इनकम कमाता है, अब इसके अंदर 3 केस है कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है, नॉन ऑर्डिनरी है या नॉन रेजिडेंट है। पहला केस क्या है कि अगर कोई इनकम भारत में ही कमा रहा है और रिसीव भारत में कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति हो, तीनों के लिए टैक्सेबल। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कमा रहा है, एक्रूड बाहर के बाहर है लेकिन रिसीव्ड भारत में है, तो तीनों के लिए टैक्सेबल। अगर कोई व्यक्ति एक्रूड भी और डीम टू एक्रूड इन इंडिया भारत में कमा रहा है लेकिन रिसीव बाहर कर रहा है, तो भी तीनों के लिए टैक्सेबल। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर ही कमा रहा है, भारत के बाहर ही उसको रिसीव हो रही है, तो रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है तो हमें कोई मतलब नहीं है। बाहर का बंदा बाहर ही कमा रहा है, बाहर ही ले रहा है, तो हमें डेफिनेटली उससे कोई टैक्सेबल चार्ज नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति बाहर कमा रहा है, बाहर ही रिसीव कर रहा है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल भारत से हो रहा है, तब उस केस भारत के बाहर से हो रहा है, बाहर से कंट्रोल हो रहा है भारत के अंदर, तो जो रेजिडेंट होगा उसके लिए टैक्सेबल है, अन्यथा उन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर ही रिसीव कर रहा है, पैसा सब कुछ बाहर कर रहा है और उसका इसी प्रकार से आउटसाइड इन द प्रीवियस ईयर, इट मेक नो डिफरेंस इफ सेम इज लेटर रिमिटेड टू इंडिया, मतलब बाद में वो पैसा भारत के अंदर रिमीट कर रहा है, बाद में वो पैसा भारत में भेज रहा है, तो उस केस में उस व्यक्ति के ऊपर टैक्सेबल लगेगा जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है। अगर नॉन ऑर्डिनरी है तो टैक्सेबल वहां पे नहीं होगा। कोई भी इनकम जो एक्रू कर रहा है, रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया, बाहर ही कमाया, बाहर ही उसने रख लिया, इन एनी ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर से पहले, लेटर ऑन रिमिट टू इंडिया इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर वो व्यक्ति ने बाहर पैसा कमाया और बाहर रखने के बाद अगले साल
नेक्स्ट ईयर अगर उसने भारत के अंदर पैसा भेजा तो उस केस में कोई भी व्यक्ति हो वो टैक्सेबल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट है, इन सारी बातों का मैं एक ही क्रक्स निकाल के बताऊंगा आपको कि जो भी पैसा रिमिट किया जाता है, रिमिटेंस का मतलब होता है कि बाहर आपने कमाया है, यहाँ पे आप अपने परिवार के लिए उस पैसे को भेज रहे हो, तब उस केस के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, any subsequent remittance or transmission in amount does not result receipt in India। ऑलराइट, तो अगर अब मैं बात करता हूं कि किसी प्रकार से जो रेमिटेंस होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। देखिए, एक्स नॉन रेजिडेंट है, उसने डिविडेंड रिसीव किया इटालियन कंपनी से जापान में 2023 में, ऑन 17/12 उसी के 2 दिन बाद ही रिमिट सच अमाउंट इन इंडिया, such income shall not be taxable in India as the income is neither received in India not accrued in India। ना ही वो इनकम भारत में कमाई गई है, ना ही भारत में वो रिसीव की गई है, वो इनकम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए क्या की गई है, रिमिट की गई है। ठीक है, भेजी गई है। ऑलराइट, तो ऐसी इनकम क्या कंसिडर की जाती है, ऐसी इनकम टैक्सेबल किसी के लिए नहीं होती, भारत के लिए भी टैक्सेबल नहीं होती है। ऐसी इनकम जो इंडिया में ही रिसीव मानी जाएगी अगर वो प्रोविडेंट फंड की इनकम है, अगर वो ऐसी इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ज़्यादा है, या फिर कोई भी इंटरेस्ट उसने क्रेडिट किया है बैंक से, या फिर कोई भी कहीं से भी इंटरेस्ट अगर क्रेडिट किया है जो कि 9.5% से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर वो इनकम डीम टू बी इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। ऑलराइट, अगर इससे कम है तो नहीं मानी जाएगी। ऑलराइट, so finally the conclusion is second chapter is also over। I hope you are enjoying this session, and if you enjoying, like, share, subscribe the channel। all right, so हमने बहुत 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 मस्ती से 2 चैप्टर पूरे कर लिए, so this is the time to do chapter number 3 because time is too less। I want कि आप इस सेशन का इतना भरपूर जो है बेनिफिट उठाइए कि आपको विद इन 5-6 आवर्स, विद इन 5 आवर्स आई वॉन्ट कि आपका इस सेशन पूरा हो जाए। ऑलराइट, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। आपको एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इस बात को मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो हो सकता है इस लेक्चर में थोड़ा सा मज़ा कम आए, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो ये लेक्चर आप पूरा मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं? ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चर से आई है, या फिर ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चर लैंड के रेंट से आई है, रेंट की इनकम, रेवेन्यू की इनकम, एग्रीकल्चर की इनकम, कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचा है कल्टीवेटर्स को तो भी वो इनकम क्या कंसिडर की जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर की जाएगी। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जो कि यूज की जा रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो भी वो पर्सन की इनकम क्या कंसिडर की जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर की जाएगी। ऑलराइट, और इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में डिफरेंस क्या है। एग्रीकल्चर इनकम के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला है कि कोई भी ग्रोइंग क्रॉप कर रहा है भारत के अंदर, भारत के अंदर देखिए सबसे बड़ी एग्रीकल्चर लैंड कहाँ होनी चाहिए? भारत के अंदर होनी चाहिए। कहीं पे भी ग्रो क्रॉप कर रहा है, फ्लावर्स, क्रीपर, नेसेसरी प्लांट्स, या फिर अपने बोले इंश्योरेंस, कोई भी क्रॉप का डैमेज का इंश्योरेंस कमा रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही कंसिडर की जाएगी। नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है? सैलरी फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस। एग्रीकल्चर का बिजनेस है तो जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्प्ट होगा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इनकम कमा रहा है थ्रू सैलरी ऑफ दैट बिजनेस, देन डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर नहीं होगा। ऑलराइट, कोई भी रेंट है या फिर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी आउटसाइड इंडिया लैंड सिचुएटेड है, तब उस केस के अंदर हम क्या मानेंगे कि वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ऑलराइट, कई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पार्टली, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर क्या चीज़ है देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम पार्टली मानी जा रही है, और पार्टली क्या मान ले? बिजनेस इनकम। इसके अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहला है टी, दूसरा है रबर, तीसरा है कॉफी। अगर आपके पास टी का बिजनेस है तो टी के बिजनेस में 40% आपकी इनकम हम बिजनेस इनकम मानेंगे और 60% हम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। अगर अपने बात करें रबर की, तो रबर के अंदर हम आपकी 65% यानी ज्यादा एग्रीकल्चर मान रहे हैं, 65% हम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और पीछे बचा 35% हम आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर करेंगे। अगर आप कॉफी का काम करते हैं, उसको ग्रो भी कर रहे हैं, सिर्फ ग्रो कर रहे हो, रोस्ट नहीं कर रहे हो, तब उस केस के अंदर हम आपको क्या मानेंगे कि आपकी जो 75% की इनकम है
वो एग्रीकल्चर है और 25% आपकी इनकम बिजनेस है। लेकिन इन केस अगर आप उसको रोस्ट भी कर रहे हो तब उस केस के अंदर रेशियो 40-60 हो जाता है, यानी 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रिपीट इट इफ यू वांट टू लर्न वंस अगेन। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 जो बात करता है एग्रीकल्चर इनकम की, जिसके अंदर बोला जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड। एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करने का एक ही मेथड है। सबसे पहला मेथड तो ये है कि वो व्यक्ति अपनी जो भी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड करे, लेकिन उससे पहले दो स्लैब है। अगर उस व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, कंडीशन नंबर 1, अगर उस व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, कंडीशन नंबर 2, अगर उस व्यक्ति की नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है। बेसिक लिमिट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए, और 7 साल से ज्यादा 80 साल तक है तो 3 लाख रुपए, और 80 साल से भी ज्यादा है तो 5 लाख रुपए की छूट मिलती है, राइट। नई स्लैब के अंदर ये 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और जो 9 लाख रुपए का पॉइंट है, ये किसी भी प्रकार से एज के ऊपर फैक्टर नहीं करता है। चाहे वो व्यक्ति 80 का हो, चाहे वो 60 का हो, चाहे वो 40 का हो, सबके लिए क्या प्रोविजन लगेगा, 3-6 डॉलर, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए। अगर वो व्यक्ति की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसकी इनकम अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी चीज एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर ये वाला सेक्शन लगेगा 10(1). के अंदर हम किस तरीके से एग्जम्पशन देंगे उसकी बात कर रहे हैं। एक तरीके से एग्रीकल्चर इनकम पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात लगती है। देखिए कैसे, आई होप सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। बेसिक कंडीशन क्या चेक करनी है, सबसे पहली कंडीशन चेक करनी है कि उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। फिर हमें चेक करना है कि उसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक लिमिट से ज्यादा है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो भी इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो स्लैब के अकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 1 कि आपने एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने क्या किया, टैक्स को कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 2 जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करेंगे। आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान लो 10,000 थी, तो 10,000 प्लस 3 लाख रुपए जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मान लो 2.5 लाख रुपए लिमिट है, तो उन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। फिर जो पहले वाले में टैक्स कैलकुलेट किया, दूसरे में टैक्स कैलकुलेट किया, दोनों को माइनस कर देंगे, तब क्या निकल जाएगा, हमारे ये टैक्स की लिमिट निकल जाएगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन होती है। क्लियर, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। एक अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल टू। अगर आपकी एग्रीकल्चर की इनकम 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख एग्रीकल्चर की इनकम है, और आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 4 लाख रुपीज है। कितनी है, 4 लाख रुपीज। तो 5 लाख हो गया। 5 लाख का आप सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करिए। 2.5 लाख तक मिल, 2.5 लाख आगे वाले 2.5 लाख के कितने लगेंगे, 12,500। मैं पुरानी स्लैब के हिसाब से कर रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, 1 लाख, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी, 2.5 लाख, है ना। तो अब आपकी यहाँ पे 2.5 लाख, अब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो 3.5 लाख। 2.5 लाख तक नील है, अगले 1 लाख का कितना, ओनली एंड ओनली 5% टैक्स लगेगा, 5%। तो 1 लाख का कितना, 5,000। अब इन दोनों को माइनस किया तो आपका निकला 7,500। ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्स की लायबिलिटी हो जाएगी। आपको यहाँ पे 5,000 की क्या मिल गई, छूट मिल गई। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर की क्या होती है, कैलकुलेशन की जाती है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है एग्जम्पशन वाला, वो एग्जम्पशन वाला चैप्टर जब आप धीरे धीरे सारे के सारे प्रोविजन पढ़ लोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि कैसे कैसे इसकी एग्जम्पशन मिलती है। ओके, लेट्स बिगिन टू द टॉपिक नेम्ड इज क्लबिंग ऑफ इनकम। किसकी बात करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इनकम कमाई और उसकी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल ना होते हुए उसके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगी, या कोई अन्य व्यक्ति के गार्जियन के हाथ में टैक्सेबल होगी। ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहली बात, इनकम जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, किसी बड़े के हाथ में। तब उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि क्लबिंग ऑफ इनकम। एक्चुअली क्लबिंग इज नॉट द वर्ड, करेक्ट वर्ड। क्लबिंग का मतलब इनकम टैक्स में नहीं है, लेकिन हमने डिफाइन किया है यहां पे। इस वर्ड का मतलब होता है कि when one income is being
काउंटेड एज इनकम ऑफ अनदर पर्सन। जब एक व्यक्ति की कोई इनकम है वो दूसरे पर्सन की इनकम काउंट की जाती है, तब उस केस के अंदर हम उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से क्लबिंग प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंदर सबसे पहला जो बेसिक नेचर है, सबसे पहली जो है वो बात करते हैं अपने माइनर की। माइनर व्यक्ति कोई भी अपना इनकम कमाता है तो उसकी जितनी भी इनकम है वो सभी की सभी क्लब किस में हो जाती है, उसके पेरेंट्स में क्लब हो जाती है। पेरेंट्स मतलब मदर और फादर, जो भी इन दोनों में सबसे ज़्यादा कमाता है उसके अंदर इनकम क्लब हो जाती है। एक बार जिसकी इनकम जिसमें क्लब हो गई उसके बाद वो इनकम का स्लैब चेंज नहीं होता है। एक्सेप्शन है कि असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। मान लीजिए सबसे पहले मदर की इनकम में क्लब होने लग गया तो मदर की इनकम में क्लब होता रहेगा। दूसरी चीज ये कि जो भी इनकम अगर माइनर अपने कैपेसिटी से कमाता है, लाइक केबीसी में कमा रहा है, अपने टैलेंट से कमा रहा है, तब उस केस के अंदर आपकी जो माइनर की इनकम है वो इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। इसका एक और एक्सेप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति माइनर इनकम से क्लबिंग कर रहा है तो उस केस में 1500 रुपए की उसे क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। 1500 रुपए क्या करती है गवर्नमेंट, एग्जाम कर देती है कि ठीक है ये आप क्या ले लीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर अपने बात करते हैं स्पाउस की, तो अगर कोई भी स्पाउस है जो पैसा कमा रही है, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है या किसी टैलेंट के बेस पे पैसा नहीं कमा रही है, तब वो इनकम क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी हस्बैंड में। अदर मतलब अगर हस्बैंड भी कमा रहा है इस तरीके से तो वो किस में क्लब हो जाएगी, वाइफ में। जो ज्यादा कमा रहा है उन दोनों में से। अगर अपने बात करते हैं कि अगर वो प्रोफेशनल टैलेंट के हिसाब से कमा रही है तो उस केस के अंदर उसी के हाथ में क्या रहेगी, वो टैक्सेबल रहेगी। अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, if the spouse possess a professional technical qualification the income will not be clubbed। उस केस में इनकम क्या नहीं होगी, क्लब नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर कर दी, उससे इनकम जो राइज हुई वो भी क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, ताकि लोग क्या करें, टैक्स को मैनिपुलेट ना करें, टैक्स को अवॉइड ना करें, टैक्स को इवेज करने की कोशिश ना करें। ऑलराइट, 1500 रुपए की छूट 1032 के अंदर मैंने डिफाइन ऑलरेडी कर दिया है इस चीज को। इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर उसका स्पेसिफाइड नॉलेज है तो उस केस में अगर वो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है और फिर भी उसने इनकम कमाई तो भी वो क्या है, टैक्सेबल उसी के हाथ में होगी, ना कि माता पिता के हाथ में टैक्सेबल होगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक व्यक्ति ने अपने सन्स वाइफ को क्या दे दी, गिफ्ट दे दिया, तो जो भी इनकम हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी इनकम सास ससुर के अंदर वापस क्लब हो जाएगी। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है। कि एक्सेप्शन एक ये है कि अगर वो खुद की प्रोफेशनलिज्म में है तब एक अलग बात है, अदरवाइज जो भी इनकम सन की वाइफ के पास हम भेज रहे हैं वो सारी की सारी इनकम क्लब्ड हो जाती है वापस सास ससुर की इनकम के अंदर। ऑल राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लबिंग ऑफ इनकम। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। सेट ऑन ऑफ लॉसेस। अगर कोई भी व्यक्ति को कोई भी लॉस होता है तो लॉस होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सेट ऑफ करते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए, सेट ऑफ एंड सेट ऑन या कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको लॉस होता है तो वो क्या कर लेता है, सेट ऑफ कर लेता है। ठीक है, वो अपना लॉस को सेट ऑफ कर सकता है। लॉसेस अगर एक 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 सोर्स, लॉसेस फ्रॉम द वन सोर्स ऑफ द इनकम कैन सेट ऑफ फॉर द इनकम फ्रॉम द अनदर सोर्स ऑफ अनदर हेड। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस अपने पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटी सी अपने इस चीज को समझ सकते हैं। वेट अ सेकेंड। चलिए, इस चार्ट से समझना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, दैट्स व्हाई आई ओपनड इट। सबसे पहली बात क्या हो जाती है, इंटर रिसोर्स
और इंट्रा रिसोर्स यानी कि सेम हेड से सेट ऑफ हो जाना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कोई भी अगर स्पेकुलेशन लॉस हुआ तो स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से ही आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। अगर कोई भी स्पेकुलेशन लॉस हुआ तो स्पेकुलेशन से सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई भी लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। अगर किसी व्यक्ति का 35 एडी के अंदर, यानी कि वो स्पेसिफाइड बिजनेस जैसे कि कोल्ड चेन स्टोरेज है, बी कीपिंग है, इन सब देयर आर 14 स्पेसिफाइड बिजनेस जो अपने बात करेंगे जब पीजीबीपी पढ़ेंगे। तो अगर कोई उसमें लॉस होता है तो आप उसी के प्रॉफिट से क्या करो, एडजस्ट करो। अगर कोई भी हॉर्स रेस, घोड़ा रेस या फिर कोई अदर रेसिस के अंदर अगर कोई भी लॉस करता है, तब उस केस के अंदर उसी के प्रॉफिट से वो क्या कर सकता है, उसको एडजस्ट कर सकता है। तो देयर आर 4 थिंग्स: स्पेक्युलेटिव बिजनेस, द सेकंड थिंग इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, third thing is the we can say specified business 35 AD under section 35 AD, and the last one is activity related to the maintaining of the horses। अगर ये चार एक्टिविटी वो करता है तब उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि वो पर्सन का लॉस उसी हेड से क्या होगा, सेट ऑफ होगा। अदरवाइज कुछ अलग चीजें हैं जो हम अन्य हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए, सैलरी के अंदर कभी भी लॉस नहीं होता है, तो सैलरी कभी भी सेट ऑफ नहीं की जाती है। कोई भी लॉस अगर किसी भी हेड से हुआ तो आप सैलरी से सेट ऑफ उसको नहीं कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर अपने बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाता है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कोई भी ऐसी इनकम है, ओके, अगर कोई व्यक्ति हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करना चाहता है तो हाउस प्रॉपर्टी की मैक्सिमम लिमिट रहती है 2 लाख रुपए तक। आप 2 लाख तक हाउस प्रॉपर्टी में सेट ऑफ कर सकते हो, इसके बाद आप हाउस प्रॉपर्टी में सेट ऑफ नहीं कर सकते। कोई भी हेड का लॉस हो, एक्सेप्शन के अलावा कोई भी हेड का लॉस हो, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ करना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की परमिट है। 2 लाख से ऊपर आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। 2 लाख रुपए से ऊपर उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड की। हमने सेट ऑफ की बात कर ली, कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं। अगर कोई अनएब्जॉर्ब लॉस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर कोई भी अनएब्जॉर्ब बिजनेस का लॉस है तो भी आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है तो 4 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस है तो भी आप उसको इनडेफिनेट पीरियड, 35 एडी क्या बोल रहा है, आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस हो गया तो भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक। अगर कोई शॉर्ट टर्म हो गया तो भी 8 साल तक। अनएब्जॉर्ब लॉस है, एक्टिविटी है, हॉर्स रेस, घोड़ा रेस, तो आप 4 साल तक उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपने ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एंड डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हैं एग्जाम के अंदर आते हैं। क्लियर हुई बात? क्लियर, ठीक है। ये जो सेट ऑफ वाला प्रोविजन है वो नए एक्ट के अंदर, जो नया प्रोविजन है उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जो 35 स्पेसिफाइड बिजनेस वाले से रिलेटेड है ना, वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होते। नॉट अलाउड, ऑल राइट, नॉट अलाउड, वो इसके अंदर अलाउड नहीं होते। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी, या जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो भी अलाउड नहीं होता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ऐसा डेप्रिसिएशन जो आपका अभी भी पेंडिंग पड़ा है। आपका डेप्रिसिएशन मान लो 1 लाख लगा और आपका प्रॉफिट हुआ मात्र 10,000 रुपए, तो आपने सेट ऑफ कर दिया। अब 90,000 रुपए जो आपका रह गया वो आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, जो आप भविष्य के अंदर क्या कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपसे कि आप लोगों ने कितने चैप्टर आज लिपटा दिए अभी तक, तो हमने बहुत सारे चैप्टर लिपटा दिए भाई। आज तो भयंकर चैप्टर लिपटाने की मूड के अंदर है, एंड डेफिनेटली वी आर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर नेम्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे टोटल 5 हेड्स है। सबसे पहला हेड का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगला हेड है सैलरी, तीसरा हेड हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन, चौथा हेड हम पढ़ेंगे पीजीबीपी, एंड पांचवा हेड हम पढ़ेंगे अदर सोर्सेस। जब ये पांचों हेड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या, हमने इनकम टैक्स का बहुत भारी काम कर दिया। और जब अपने ये पांचों हेड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वी विल डेफिनेटली डू द रिडक्शंस टॉपिक, एंड 1-2 more topics are there, then
देखते हैं। ओके ओके, देन डिडक्शन इज देयर ओनली, राइट। सिर्फ यही पॉइंट रह जाएगा, सिर्फ ये 5 हेड इंपॉर्टेंट रह गए, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स एंड डिडक्शन, दैट्स इट। तो यही जो टॉपिक्स हैं वो अपना पेंडिंग रहता है। एक और टॉपिक है यहाँ पे एडवांस टैक्स, टीडीएस और एडवांस टैक्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये स्टडीएबल है, मतलब आप इसको पढ़ के भी कर सकते हैं। और रेस्ट हम एक मिसलेनियस टॉपिक की भी एक सीरीज जो है लेके आएंगे, लेकिन राइट नाउ इन मैराथन हम इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं कि हमारे 5 हेड का एक क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्विक रिवीजन होने के बाद हम एक पार्ट 2 के बारे में सोचेंगे कि हम इसके अंदर ये जो रिमेनिंग पेंडिंग टॉपिक्स रह गए, डिडक्शन वगैरह, ये सब हम उसमें करने वाले हैं। तो अभी हमारा बेसिकली 5 हेड को कंप्लीट करना, यानी कि 86 पेज नंबर तक पूरा करना, 43 से 86, तो दिस इज द बेसिक टास्क। ऑल राइट, ओके, लेट्स बिगिन। If you want to take break of 1 or 2 minutes, let take a break of 1 or 2 minutes। उसके बाद हम अगला ब्रेक लेने वाले हैं HP, सैलरी, कैपिटल गेन करने के बाद। तो इट्स नॉट टू मच हार्ड कि हम इतना टाइम स्पेंड करें। आई विल डू इट टू फास्ट। ओके, चलिए। Okay, let us begin with house property. All right. हाउस प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी इनकम जो हमने रेंट पे दी हुई है, वो प्रॉपर्टीज जब हम वहां से जब हमारा रेंट आता है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन नंबर 22, सबसे पहली चीज। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी हम रेंट पे देते हैं, चाहे वो प्रीमिसेस हो, बिल्डिंग हो, चाहे वो आसपास की बिल्डिंग हो, वो सभी के सभी जो हम रेंट कमा रहे हैं वो सभी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आता है। इसके अंदर जो हमारी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है प्रॉपर्टी की, विल इंस्टेड ऑफ टैक्सेबल अंडर पीजीवीपी, उस कैसे किया जाता है कि देखो, एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारी ओन्ड होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो हम रेंट पे लेते हैं, राइट। 2 प्रकार से प्रॉपर्टी होती है, एक तो लेट आउट, 2 घर है, 2 घर, एक तो लेट आउट होगा जो किराए के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक घर होगा जो व्यक्ति का खुद का होगा, जो वो खुद घर में रह रहा है, राइट। ये 2 प्रकार के हमने हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस पढ़े। इसके अंदर हमें किस तरीके से 2 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जीएवी कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप चेक करो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। म्युनिसिपल वैल्यू जो होती है वो स्टैम्प वैल्यू होती है, जो आसपास की वैल्यू, जो आसपास का, मतलब वी कैन से गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड कि जो वैल्यू इस घर की होनी चाहिए। गवर्नमेंट एक एरिया वाइज क्या करती है, डिसाइड करती है। जब भी आप गूगल पे भी करेंगे कि हमें म्युनिसिपल वैल्यू जाननी है, तो आप गूगल में एरिया डाल के भी कैलकुलेट चेक कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी, इस एरिया के अंदर पर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या रहेगा। दूसरी चीज रहेगी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू रहती है कि आसपास की वैल्यू क्या है इस मार्केट, मतलब आसपास की क्या वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, पड़ोसी क्या ले रहा है, पड़ोसी क्या ले रहा है, इस तरीके से हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों का जो भी हायर होगा वो हम सबसे पहला कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट यानी कि जो वैल्यू एक स्टैंडर्डली वहां पे डिफाइंड है कि आसपास के लोग एक स्टैंडर्ड रेंट इतना तो लेंगे ही लेंगे। वो एक तो होता है कि वो ले रहे हैं, इट्स फेयर कि वो ले रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी क्या ले रहे हैं और इतना लेते ही होंगे, ये एक स्टैंडर्ड रेंट होगा कि भाई इससे कम तो नहीं जाएंगे, इससे कम तो नहीं। इन दोनों में जो हाई है और इन दोनों का जो लो होगा
वो दूसरे वैल्यू कंसिडर की जाएगी। और जो हम एक्चुअल में रिसीव कर रहे हैं, लो और एक्चुअल का जो भी हायर रहेगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, जीएवी कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। जीएवी मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू किस तरीके से होता है, देखिए फेयर रेंट का मतलब हो गया मार्केट रेंट जो आसपास के रहते हैं, स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसिपल वैल्यू जो ऑफिशियल है, एक्चुअल जो इफ अगर वो लेट आउट कर जाए तो एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या कंसिडर की जाएगी, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला फेयर, म्युनिसिपल विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। उसके अंदर से अगर अपने म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारी नेट वैल्यू आ जाती है कि नेट एनुअल वैल्यू हमारी क्या होगी। इसके बाद एनएवी के अंदर से हमें जो डिडक्शन मिलती है वो 30% ऑफ द एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें दे देता है गवर्नमेंट, कि जो भी आपके एनएवी है उसके अंदर 30% आप हमारी तरफ से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। और दो प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, दो चीजों का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर आपने कोई भी लोन लिया है उसके ऊपर अगर आप कोई भी इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट किसके ऊपर दे रहे हो, आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, लोन बोरो किया है, किस किस काम के लिए किया, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तब उस केस के अंदर वो जो वैल्यू है जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपको छूट मिलेगी। छूट कब मिलेगी, अगर आप खुद के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए की है। अगर वही चीज आप किसी रिपेयर के लिए कर रहे हो तो लिमिट वहां पे 30,000 का इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो उसके ऊपर आपको छूट मिल जाएगी, आप प्रॉफिट में से कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लिमिट, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हो तो वहां पे आपकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए तक की पहुंच जाती है। लेट आउट के लिए कोई भी ऐसी अपर लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं है। कौन कौन सी ऐसी रिडक्शन है जो आपके ऊपर क्लेम नहीं होती, जो आप क्लेम नहीं कर सकते, देखिए अरियर इन रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है ये चीज मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपने घर पे रेंट पे रखा और उस व्यक्ति ने रेंट पे नहीं किया, अगर उस व्यक्ति को वो व्यक्ति रेंट पे नहीं करता है तब उस केस के अंदर हम ये कंसीडर करते हैं कि ठीक है, उस व्यक्ति का जो रेंट हमें नहीं मिला है वो हम इनकम भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, उसकी इनकम कंसीडर नहीं करेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट का ये होता है कि हमने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया लेकिन उस व्यक्ति ने हमें रेंट नहीं दिया, हम नहीं कर पाए उसको, तो उस केस के अंदर क्या होता है, अनरियलाइज्ड रेंट, जो हमें रेंट रिसीव नहीं हुआ है वो अनरियलाइज्ड रेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डीम्ड ऑनर, मतलब कोई भी इम्पार्शियली हम कोई चीज को होल्ड कर रहे हैं या फिर कोई स्पाउस है माइनर, उसको हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, जबकि क्लबिंग तो हमारे अंदर ही है लेकिन हम इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो वो एक तरीके से डीम्ड ऑनर माने जाएंगे। जैसे हम कोई भी रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो वो उस व्यक्ति उस टाइम पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी का क्या माना जाता है, डीम्ड ऑनर माना जाता है। अगर अपने बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की कि अगर कोई खुद का घर है तो एनएवी जीरो होगा ना, उसका क्या है नेट एसेट वैल्यू, भाई खुद का घर है, कोई नेट एसेट वैल्यू तो है नहीं, वहां से कोई रेंट तो आ नहीं रहा, नेट इसका क्या है, जीरो। कोई भी इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट डिडक्शन इज अलाउड, सिर्फ जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपए तक का कंस्ट्रक्शन पे और 20-30 हजार रुपए तक का रिपेयरिंग पे, वहां पे वो अलाउड होगा, इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं होगा। रेंट है तो वहां पे जीएवी डिटरमाइन किया जाएगा, एनएवी डिटरमाइन किया जाएगा और उसके बाद सेक्शन 24 लगेगा। 24 इट्स सेइंग अबाउट द इंटरेस्ट डिडक्शन, ठीक है। वैकेंट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हम मानेंगे कि जो भी टैक्सेबिलिटी है, जो भी सेल्फ ओन्ड है या फिर हम उसको लेट आउट माने, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। जनरली क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 प्रॉपर्टी है तो उस केस के अंदर हम कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं लगाते हैं। अगर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उस केस में उसकी कैलकुलेशन की जाती है। 2 प्रॉपर्टी तक अलाउड है। 2 प्रॉपर्टी आप सेल्फ ओन्ड भी रख सकते हो, जैसे मैं रहता हूँ, मेरा भाई रहता है, 2 प्रॉपर्टीज है तो वो सेल्फ ओन्ड मान लेंगे। लेकिन 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो उस केस के अंदर आपको जीएबी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एनएबी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, अगर अपने बात करते हैं जीएबी लेट आउट प्रॉपर्टी पे कैसे कैलकुलेट होता है, वही मैंने आपको बताया। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर के बाद जो हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, देखिए हायर किसका, फेयर रेंट का और म्युनिसिपल वैल्यू का। एक्सपेक्टेड रेंट इज नॉट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट, जो इन दोनों का आएगा हाई और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लो, और लो और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाई, जो भी उस दोनों में हाई रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इसका जीएवी।
ठीक है। इसके अंदर एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट है तो उसको आप काउंट नहीं करोगे, उसको आप एक्चुअल में काउंट नहीं करोगे। अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मैच करना पड़ेगा। अनरियलाइज्ड रेंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद एक्चुअल रेंट जो है उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेंट से मैच करना पड़ेगा, तब जाके विच एवर इज हाई का जो प्रोविजन है वो लगेगा। ऑलराइट, चलिए जीएवी, अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट हम जीएवी मानेंगे। भाई आपका एक्चुअल रेंट आप ज्यादा ले रहे हो तो आपका एक्चुअली मानेंगे। दूसरी चीज, अगर एक्चुअल रेंट कम है और एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे। देखो एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट, कोई बताएगा। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर। जो ये वैल्यू आई ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, और एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा किस कारण है, वैकेंसी के कारण है कि घर नहीं, मतलब घर रेंट में नहीं चढ़ा, रेंट में नहीं चढ़ा तो घर की वैकेंसी रही, वैकेंसी रहने के कारण हम एक्चुअली कम रिसीव कर रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा बन रहा है। तो उस केस में इस प्रॉपर्टी इज वैकेंट ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर, एक्चुअल रेंट कंसीडर एज दिस। तब उस केस में हम मानेंगे ठीक है भाई आपका वैकेंट रह गया, इस कारण हम आपको क्या देते हैं, आपके एक्चुअल मान लेते हैं। अगर कोई और कारण है तो उस केस में एक्सपेक्टेड ही मानेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। देखो आपका घर अगर वैकेंट रह गया है, उस घर में किराएदार नहीं है, इस कारण आपको एक्चुअल रेंट कम मिला, राइट। तो उस केस के अंदर हम कहेंगे ठीक है, अगर आपका वैकेंसी कारण है तो हम एक्चुअल रेंट मान लेते हैं। अगर आपका वैकेंसी कारण नहीं है, जैसे अनरियलाइज्ड रेंट कारण है, तो उस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न ही, एक्सपेक्टेड रेंट ही हम क्या मानेंगे, जीएवी मानेंगे। यहां तक क्लियर होगी बात। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये सब बातें इसके अंदर एक्सप्लेन्ड हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा लेट आउट के केस में। लेकिन अब यहाँ पे देखो दो बातें हैं। अगर आपने कोई भी मनी बोरो करी है सेल्फ ओन्ड घर के लिए, खुद के घर के लिए, तो उस केस के अंदर अगर लोन इज टेकन टू रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, रिकंस्ट्रक्शन मतलब ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो मैक्सिमम 30,000 ऑफ 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 30,000 रुपीज ईयरली क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वेयर द लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, आप नए हाउस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या उसको एक्वायर कर रहे हो, उसके लिए आप क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो। लोन लेने के बाद उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, उसके अंदर अगर आपने 5 साल के अंदर अंदर वो घर बना लिया, तो उस केस के अंदर अगर आपने घर बना लिया यस तो आपको 2 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। अगर आपने कहा नहीं हम नहीं बना पाए तो उस केस में ओनली 30,000 रुपीज की आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। ऑल राइट, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप क्या कर सकते हैं उसके में कमेंट कर सकते हैं। डीम्ड ओनर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जैसे कोई रेंट के लिए प्रॉपर्टी दे दी तो वो डीम्ड ओनर है एक तरीके से। ठीक है, टैक्सेबल हमने पढ़ लिया। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं अपने यहाँ पे, मान लो कोई व्यक्ति है जिसने रेंट के लिए घर दिया था और उसके बाद उसने रेंट नहीं चुकाया, 5 साल बाद उसके अंदर ऐसा आता है कि यार मैंने रेंट नहीं चुकाया, रेंट चुकाना चाहिए। वो 5 साल बाद जाता है और 5 साल बाद जाने के बाद उनको रेंट दे देता है, तो वो रेंट कब टैक्सेबल होगा, व्हेन ही रिसीव द रेंट। जिस वक्त उसको रेंट वो रिसीव हुआ उसी वक्त क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा और उसी साल उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सो हाउ यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको। हमने बातों ही बातों में पूरा का पूरा मैराथन कंप्लीट, आधे से ज्यादा मैराथन कंप्लीट कर दिया है। ओके, नाउ वी आर ऑन द 46 पेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ाने में मजा आ जाएगा आपको, पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इनकम फ्रॉम द हेड, सैलरी। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे
और आप जब ये मैराथन कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाए और जो भी पेपर आता है वो इन्हीं नोट्स में से आता है। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि PYQs हमने देखे, बहुत PYQs देखे, 2013 से हम PYQs देख रहे हैं, साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स के भी PYQs देख रहे हैं। ये इससे बाहर कुछ नहीं आता है। एक्सेप्शंस आर कैलकुलेशंस। अगर आपको कैलकुलेशंस सीखनी है तो हम मैराथन में कैलकुलेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वी विल कंप्लीट अनदर सेशन जिसके अंदर हम बहुत सारे MCQ लेके आएंगे आपके लिए। और जब आप MCQs पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, हमें कोई भी MCQ किस तरीके से सोल्व करना है। चलिए अब बात करते हैं अपने इनकम फ्रॉम सैलरी की। आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं, आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन इस टाइम देख रहे होंगे, तो अगर आप रेडी हैं तो डेफिनेटली आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कमेंट भी करिए कि हम बहुत रेडी हैं। जो बच्चा यहाँ तक पहुँचा है उस बच्चे को एक कमेंट तो करना बनता है ताकि पता तो लगे कि बच्चे यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, और जब भी आप सक्सेसफुल हो, आई डेफिनेटली विश यू विल मीट मी वंस। लेट्स स्टार्ट विद द इनकम फ्रॉम एट सैलरी। सैलरी इनकम मतलब ऐसी व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर एक जगह एम्प्लॉयर है, एक जगह एम्प्लॉय है, दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशन है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को मनी देता है तब उस केस में वो क्या माना जाता है, सैलरी माना जाता है। मनी के साथ साथ वो उसे अन्य बेनिफिट भी दे सकता है, अलाउंसेस भी दे सकता है, परक्यूजिट्स भी दे सकता है। वो सभी जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन देता है या फिर हाउस रेंट अलाउंसेस देता है, ये सभी अलाउंसेस जो माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑलराइट, इसके अंदर क्या बात होनी चाहिए, सबसे पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो वो भी सैलरी दे रहे हैं। एग्जांपल आपको पता है जैसे डायरेक्टर रेमुनरेशन, पार्टनर, जो पार्टनर की सैलरी होती है वो PGBP इनकम में कंसिडर की जाती है। वो एक तरीके से क्या नहीं है, सैलरी इनकम नहीं है। अगर बात करें पेंशन ऑफ द लीगल हायर्स या डायरेक्टर्स की सीटिंग फीस जो होती है वो अदर सोर्सेज में काउंट की जाती है, ना कि सैलरी में काउंट की जाती है। सेक्शन नंबर 15 बेसिक सैलरी की बात करता है जिसके अंदर बोलता है ड्यू और रिसिप्ट बेसिस, यानी कि जब भी आपकी सैलरी ड्यू हुई या जब भी आपको रिसीव हुई, विच एवर इज अर्लियर, हम क्या मानेंगे, आपकी सैलरी टैक्सेबल मानेंगे। मान लो अप्रैल में मिली आपकी सैलरी मार्च की, लेकिन आपको मार्च की सैलरी चाहे अप्रैल में मिली लेकिन फिर भी मार्च में ही टैक्सेबल उसको मानना है। कंप्यूटेशन के लिए अगर अपने बात करें, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी होती है जो टैक्सेबल इन द ईयर इट फॉल ड्यू, जिस साल आपकी ड्यू हुई उसी साल आपको टैक्सेबल करनी है। अरियर सैलरी ऐसी होती है जो आपको अभी मिली नहीं है, अरियर हो गई, बाद में मिलेगी, जब मिलेगी तभी हम क्या कर देंगे, उसको टैक्सेबल कर देंगे इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, क्योंकि अरियर सैलरी है, मिले ना मिले इस चीज का भरोसा नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम उसको टैक्सेबल उस ईयर में नहीं करते हैं। कंप्यूटेशन की बात करता हूं तो कंप्यूटेशन में बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्यूजिट्स वो ग्रोस सैलरी बन जाता है, और डिडक्शन 50,000 रुपीज की रिडक्शन हम दे देते हैं सेक्शन नंबर 16 में। जब हम 15,000 की रिडक्शन दे देते हैं 50 तो वो बन जाता है टोटल सैलरी। अब इसके अंदर जो जो अलाउंसेस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, उसकी बात करेंगे और इस सेशन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला ग्रेचुटी। ग्रेचुटी सेक्शन 10 में डिफाइन है। ग्रेचुटी का ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो उसको फुल्ली एग्जम्प्ट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई है, जिसके अंदर दो सिनेरियो है। सबसे पहला है कि अगर वो ग्रेचुटी एक्ट को फॉलो करता है तो एक्चुअल रिसीव 20 लाख रुपीज या फिर 15/30 इनटू completed year of services into average salary of, ठीक है, इनटू सैलरी। ठीक है, यहाँ पे सैलरी का जो मतलब है वो अलग है। सैलरी का मतलब है कि आप जो भी सैलरी के अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहला बेसिक सैलरी, दूसरा डियरनेस अलाउंसेस, रिकमेंडेड, तीसरा होता है कमीशन इफ एनी। ठीक है, तो वो ये तीन चीजें क्या हो जाएगी, इसमें इंक्लूड हो जाएगी। चलिए, इन सब का जो डिफाइंड डेफिनेशन पार्ट है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि सैलरी का एक्चुअल मतलब क्या है। 2-3 जगह ऐसी है जहां पे सैलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट इंक्लूड होते हैं, बेसिक प्लस DA, वहां पे कमीशन इंक्लूड नहीं होता है, तो वो चीज अपने देखने वाली है। खाली 1-2 जगह ही है, अदरवाइज जो सैलरी का मतलब है वो 3 चीजों से मिलता है। पहला बेसिक,
DA प्लस 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 प्लस, जल्दी बोलो, कमीशन इफ एनी। ओके, अगला लीव सैलरी एनकैशमेंट और पेंशन। लीव सैलरी एनकैशमेंट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर लीव लेता नहीं है, उसको लीव ग्रांटेड है कि आप इतनी लीव ले सकते हो, फिर भी वो लीव नहीं लेता है, तब उस केस के अंदर उसको क्या मिलती है, छूट मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो छूट मिलती है वो मैक्सिमम छूट आपको कितनी मिल सकती है, 30 डेज के हिसाब से मिलती है। चलिए, सबसे बेसिक बात क्या है कि अगर वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ही अपना सारा पैसा निकालता है तो उसको सारी की सारी टैक्सेबल रहेगी। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टर्मिनेट या टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज है, तो फुल्ली एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जम्प्ट है ही। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस केस में एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव कर रहा है 25 लाख रुपए और 10% ऑफ द एवरेज मंथ सैलरी। एवरेज मंथ सैलरी जो है उसकी, उसके हिसाब से विच एवर इज हायर, वो क्या कर लिया जाएगा, मिनिमम ऑफ विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर क्या मान लिया जाएगा, एग्जम्पशन मान लिया जाएगा। वो क्या मानेंगे, अपने एग्जम्प्ट मान लेंगे। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज सैलरी का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरेज सैलरी का मतलब यहाँ पे कितना, बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन। ठीक है, इफ एनी 10 मंथ के हिसाब से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और कंप्लीटेड ईयर सर्विसेज में फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि 10 साल 9 महीने हुए हैं तो 10 साल काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन का कोई भी मैटर नहीं है। इसके अंदर लीव एनकैशमेंट मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के लिए कैलकुलेट करनी है। द स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन इज 25 लाख रुपीज अक्रॉस ऑल एम्प्लॉयर्स ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड अक्रॉस ऑल एम्प्लॉयर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि मान लो एक व्यक्ति है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, फिर उसके उसने शिफ्ट करके दूसरे में चला गया, दूसरे के बाद तीसरे में चला गया, फिर उसके बाद तीनों से मिला के एम्प्लॉयर चाहे 4-5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों से मिला के 25 लाख रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन वो ले सकता है। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई लीगल हायर इस लीव एनकैशमेंट का बेनिफिट उठाता है तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। 10(10)(a) में पेंशन की बात करते हैं। पेंशन दो प्रकार से होती है, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड। अगर वो अनकम्यूटेड है यानी कि वो पेंशन एक्ट के अंदर नहीं आती है, तो उस केस के अंदर वो क्या मानी जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल एज अ सैलरी। लेकिन अगर वो कम्यूटेड है तब उस केस के अंदर दो बातें हैं। अगर वो लमसम अमाउंट रिसीव कर लेता है एक टाइम के अंदर तो कम्यूटेड यानी कि लो के अंदर है। दूसरी चीज क्या है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्प्टेड है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो बातें, अनकम्यूटेड में दो बातें। सबसे पहली, अगर वो ग्रेचुटी के साथ लेता है तो उसको 1/3 क्या मानी जाएगी, उसकी 1/3 ऑफ द पेंशन एग्जम्प्ट मान ली जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ पेंशन लेता है, ग्रेचुटी इनकम की अमाउंट नहीं लेता है, तब उस केस में 1/2 ऑफ द अमाउंट उसकी क्या मान ली जाएगी, एग्जम्प्ट मान ली जाएगी। लीव सैलरी एग्जम्पशन जो है उसकी 25 लाख रुपए, ये उन्होंने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। डियरनेस अलाउंसेस इंक्लूड ओनली इफ द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। डियरनेस अलाउंसेस वही इंक्लूड होगा, पेंशन की बात उन्होंने ऑलरेडी कर ही ली है। 1/3 और 1/2 हम बात कर रहे हैं। पेंशन रिसीव्ड अगर कोई लीगल हायर करता है तब उस केस में उसको अदर सोर्सेज इनकम मानेंगे, वरना उस व्यक्ति की सैलरी इनकम उसको मानते हैं। ऑलराइट, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया एम्प्लॉयमेंट के दौरान कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब आप निकल जाइए। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के अंदर वो व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से निकलता है, लेकिन रिट्रेचमेंट के अंदर क्या होता है, वो व्यक्ति को निकाल दिया जाता है। ऑल राइट, चलिए, तो उस केस में वहां पे क्या है, उसकी मिनिमम जो टाइम रहेगा वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख रुपीज, और एक्चुअल जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट जो कंसिडर की जाएगी वो ही क्या हो जाएगा, मिनिमम उसकी एग्जम्पशन हो जाएगी, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। VRS की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट की अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस केस में एक्चुअल जो रिसीव हुआ और 5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, उसको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या उसको छूट मिलेगी, फुल्ली एग्जम्प्टेड, फुल्ली एग्जम्प्टेड। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, एन्युटी प्लान का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ईयरली जो लमसम अमाउंट उसको ना लेते हुए कुछ कुछ सर्टेन टुकड़ों में अमाउंट ले रहा है। ठीक है, अगर वो एन्युटी एम्प्लॉयड से ले रहा है तो वो एक सैलरी मानी जाएगी। अगर एन्युटी नॉन एम्प्लॉयड सोर्सेज से उसको मिल रही है, जैसे कि पेंशन करवा देना, जैसे कि NPS करवा देना, वहां से अगर एन्युटी मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगी, ना कि उसकी इनकम फ्रॉम
सैलरी से काउंट होगी। ऑल राइट, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर अपने बात करेंगे अलाउंसेस की, किसकी बात कर रहे हैं? अलाउंसेस की। अलाउंसेस मतलब ऐसे बेनिफिट जो जो एक एम्प्लॉयर उनको दे देता है खर्च करने के लिए और बाद में वो खर्च करते रहे। परक्विजिट्स का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो एक बार आप खर्च कर लो और उसके बाद हम क्या दे देंगे आपको, उसके खर्चे का रीइंबर्समेंट दे देंगे। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं अपने एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ऐसे अलाउंसेस जो आपको घर पे रहने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि सिटी कंपनसेटेड अलाउंसेस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस जैसे कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। एचआरए की एग्जम्पशन जो मिलती है वो किस तरीके से मिलती है? अगर आपकी जो सिटी है वो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अगर आपकी ये मेट्रो सिटी है तब उस केस में 50% आपको क्या मिलेगा? एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर आपकी मेट्रो सिटी नहीं, नॉर्मल सिटी है, तो उस केस में 40% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड ओवर 10% ऑफ दिस। तो क्या मिलेगा? यहाँ पे दो बातें हैं। पहली चीज क्या है कि अगर वो मेट्रो है तो मेट्रो के अंदर आपका 50% ऑफ द सैलरी, ठीक है, और 40% ऑफ द सैलरी अगर वो नॉन मेट्रो है, या फिर 10 रेंट माइनस 10%, 10% ऑफ सैलरी। रेंट में से अगर 10% ऑफ द सैलरी माइनस करने के बाद जो बच गया वो कंसीडर किया जाएगा। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी एचआरए के अंदर। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, वेट अ सेकेंड। देखिए, एचआरए जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है, दूसरी वैल्यू कौन सी है? जो ओके, दूसरी चीज क्या है? जो रेंट रिसीव माइनस 10% ऑफ द सैलरी, 50% ऑफ द सैलरी। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, इन 4 सिटीज के अंदर ये चीज होती है। ग्रेचुटी हो गया, उसके बाद हमने पढ़ लिया पेंशन, पढ़ लिया लीव एंड सैलरी, ये पढ़ लिया अपनों ने, राइट, ये सब पढ़ लिया अपनों ने। लीव सैलरी हो गया, इसके बाद अपनों ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम पढ़ लिया। पीएफ, अब अपने बात किसकी करेंगे? पीएफ की। इसकी बात करेंगे, पीएफ की बात करेंगे। ऑल राइट, चलिए। पीएफ 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पीएफ होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड, तीसरा होता है स्टैट्यूटरी और चौथा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर अपने बात करें स्टैट्यूटरी की, जो भी गवर्नमेंट का पैसा कटता है सैलरी में से उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो फंड होता है जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। अनरिकॉग्नाइज्ड जो प्रोविडेंट फंड एक्ट में कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड लास्ट वन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऐसे प्रोविडेंट फंड जो पब्लिक रिलेटेड होते हैं, जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं वो सब पब्लिक प्रोविडेंट फंड होते हैं। अगर अपने बात करें कंट्रीब्यूशन की, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो उस केस में 12% से ज्यादा जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ द कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर वो 12% से ज्यादा है तो उस केस के अंदर टैक्सेबल रहेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड के अंदर नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऑलराइट, अगर अपने बात करें नेक्स्ट स्टैट्यूटरी, अगर स्टैट्यूटरी है, गवर्नमेंट है, तो फुल्ली एग्जम्प्ट। अगर वो पब्लिक है तो वो उसके अंदर कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर वो करता है तो एटीसी में 1.5 लाख तक की उसको छूट मिल जाएगी। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शन।
अगर वो स्टेटरी है तो उसके अंदर उसको फिर से एटीसी में छूट मिल जाएगी, और अगर वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो भी उसको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर किसी भी प्रकार का इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि पब्लिक है वो, तो पब्लिक खुद ही निवेश कर रही है अपनी मर्जी से। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा 9.5 तक क्या मिलेगी आपको, छूट मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, टैक्सेबल माना जाएगा। स्टैट्यूटरी है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, स्टैट्यूटरी में फुल्ली एग्जम्प्ट है, अनरिकॉग्नाइज्ड में टोटली पूरा टैक्सेबल कंसीडर किया जाएगा। क्लियर टू यू? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Okay, I hope this all things are very much clear to you. I know I am too quick, right? लेकिन एक बार आपने अगर अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ लिया है, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी सेशंस को रिवाइज करना है, ताकि आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाए। ऑलराइट, चलिए। सैलरी का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेचुटी के अंदर जो सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस, सिर्फ यहाँ पे है ना। अदरवाइज चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ग्रेचुटी की बात हो, लीव विथ एचआरए, प्रोविडेंट फंड, उसमें क्या मतलब होता है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस प्लस कमीशन, ये तीनों होता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी का मतलब होता है सभी प्रकार के पे, अलाउंसेस, बोनस, कम्युनिटरी, ये सभी रेंट फ्री अलाउंसेस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो बेसिकली सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी, ग्रेचुटी के अंदर बेसिक प्लस डीए होता है, और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है सब में बेसिक डीए प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस 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 कमीशन परसेंटेज, राइट। चलिए, मोटर व्हीकल ट्रांसफर की बात अगर मैं करता हूं, तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट, अब इसके अंदर बात किसकी होती है, यूज ऑफ द मूवेबल एसेट बाय द एम्प्लॉय और एनी अदर फॉर द हाउस होल्ड। रुको, ये वाला पॉइंट नहीं। अच्छा, मोटर कार की, अगर मोटर कार की बात करनी है और पैक्विजिट्स की बात करनी है, एंड दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। ओके, पैक्विजिट्स के अंदर अपने बात करें, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रेंट फ्री रेजिडेंशियल स्टेटस देता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब होता है कोई भी घर दे देना जो जिसका किराया एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय को इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उस केस में अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में अगर अनफर्निश्ड मिल रहा है, तो सब का सब उसका क्या माना जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से जो भी रेट होगा उसके हिसाब से रिड्यूस कर दिया जाएगा। अगर वो फर्निश दे रहे हैं, तो जो भी वैल्यू डिटरमाइन की गई है उसके अंदर ऐड कर देंगे 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। अगर फर्नीचर हायर किया गया है, तो हायर वैल्यू जो होगी वो अपने क्या करेंगे, मान लेंगे। ऑलराइट, नॉन गवर्नमेंट वाले हैं, तो अगर उसका वेयर अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ने बना के दिया है, तो उस केस में जो परक्विजिट्स वैल्यू है वो बाय रिड्यूसिंग द रेंट इफ एनी एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय अबव, यानी एम्प्लॉयर ने जो पे किया है और जो एक्चुअली एकोमोडेशन की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, माइनस करके हम कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वही व्यक्ति ऐसा है जो फर्निश्ड दिया गया है, तो उस केस के अंदर 10% ऑफ द कॉस्ट हम फर्नीचर की भी ऐड करेंगे। मोटर व्हीकल के अंदर अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी मोटर व्हीकल दिया है, उसका खर्चा भी अगर एम्प्लॉयर मैट कर रहा है, तो दो बातें होगी। अगर उसका इंजन 1800 सीसी से कम है, अप टू 1.6 लीटर सीसी तक, 1.6 लीटर तक है उसका इंजन, तो उस केस में 1800 रुपये पर मंथ की छूट मिलेगी। लेकिन अगर उसका इंजन 1.6 से ज़्यादा है, तब उस केस में 2400 तक की छूट मिलेगी। ऑलराइट, अगर आपने बोले कि अगर एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो सभी का सभी हम मानेंगे पर्सनल यूज़ के लिए टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है और एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, तो उस केस के अंदर अगर 1.6 लीटर की कार है, तो उस केस के अंदर हम मानेंगे 600 पर मंथ, और अगर 1.6 से भी ज़्यादा है तो उस केस में 900 पर मंथ का हम कंसीडर करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी मूवेबल एसेट है जो एम्प्लॉय का है, एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, तो एसेट गिवन यूज ऑफ लैपटॉप तो नील, क्योंकि आप ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। कोई मूवेबल एसेट है तो उसके ऊपर 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट आपको क्या माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। कोई मूवेबल एसेट अदर देन लैपटॉप्स या फिर अदर एनी एसेट। जो परक्विजिट्स है वो WDV का 50% लगता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पे, मोटर कार पे 20% एंड एनी अदर सेट पे 10%। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट सैलरी।
सैलरी इज कंप्लीटेड। ओके, सैलरी इज कंप्लीटेड, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट और भी हैं जो वी कैन डिस्कस ओवर देयर। अलाउंसेस, जिसके अंदर सबसे पहला अलाउंसेस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, जो 100 रुपये पर मंथ का मिलता है, पर चाइल्ड का मिलता है। अगर हॉस्टल अलाउंसेस की बात करता हूँ तो उसके अंदर 300 रुपये मिलता है पर बच्चे का। अगर मैं इलस्ट्रेशन वी कैन डिस्कस मोर। ट्रक ड्राइवर का अलाउंसेस मिलता है 70% अलाउंसेस, 10,000 मंथली। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो मिलता है 3200 मिलता है, लेकिन ये सिर्फ डीफ और हैंडीकैप्ड लोगों को मिलता है, जो डीफ डम्प्ड होते हैं, अंधे ब्लाइंड होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उन सबको 3200 रुपये का जो है छूट मिलता है मंथली। अगर अपने बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वर्किंग अब्रॉड कर रहा है, तो 10/7 में फुल्ली एग्जाम्प्ट उसका खर्चा। अगर वो यूएनओ एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, जज है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और भी खर्चे हैं जो टेबल मैंने आपके सामने मेंशन कर रखी है। ओके, नेक्स्ट, रेंट फ्री अकोमोडेशन वी हैव ऑलरेडी डन। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर उस अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर कोई ऐसा घर है जो एम्प्लॉयर द्वारा ओन्ड है, अगर उसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी, 15 से 40 लाख है तो 7.5% ऑफ द सैलरी हम क्या मानेंगे, टैक्सेबल कंसिडर कर लेंगे। ओके, दैट्स इट। Motor vehicle we have done, rent free accommodation, use of movable property, meaning of the salary we have done, and that's all for today. Income from capital gain. All right, so कोई भी ऐसा डाउट अगर आपको है तो हम जब MCQ की सीरीज करेंगे तो डेफिनेटली हम हर एक चीज़ को वहाँ पे भी कवर कर लेंगे। All right. So next point is the capital gain, and another topic is PGBP, and then another topic is other sources. All right. So let's begin with the capital gain. Take a break of 1 minute also, and then after we will start. चलिए, let's begin with the income from capital gain. All right. देखो, कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट होता है वो व्यक्ति अर्न करता है जिस व्यक्ति का कोई भी असेट उसने सेल किया है, और असेट सेल करने के बाद उसको जो प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल गेन से प्रॉफिट। इसके अंदर कैपिटल गेन के मेजरली दो तरीके से प्रॉफिट हो सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म होगा या वो शॉर्ट टर्म होगा। इसके अंदर 3 बातें ही पढ़नी है। सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है कि कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, ट्रांसफर किसे कहते हैं। फिर अपनों को ये देखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट्स क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट्स क्या है, और कितने महीने बाद वो लॉन्ग टर्म बनता है और कितने महीने बाद वो शॉर्ट टर्म बनता है। तीसरी चीज़ हमें पढ़नी है कि अगर 54 सेक्शन, अगर कोई व्यक्ति एक घर बेच के उसके बदले में बॉन्ड्स खरीदता है, घर खरीदता है, तो उसको कितनी छूट मिलेगी। और अब ये जैसे ही अपने तीनों पॉइंट पूरे करते हैं अपना कैपिटल गेन खत्म हो जाता है। ऑलराइट, चलिए, लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। ऑलराइट, चलिए, चार्जेबिलिटी सेक्शन नंबर 45 है, जिसके अंदर बोलते हैं कि जो भी प्रॉफिट है, गेन है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट, तो क्या कहलाता है, कैपिटल गेन कहलाता है। कैपिटल असेट किसे कहते हैं, ऐसे असेट जो कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के शेयर्स हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है 214 के अंदर, तो ये सभी क्या है, कैपिटल असेट कहलाते हैं। कैपिटल असेट कौन से नहीं कहलाते हैं, ऐसी चीज जो कि स्टॉक इन ट्रेड है या फिर कोई पर्सनल एफर्ट्स वाले चीजें होती है, जैसे कि मूवेबल असेट। लेकिन इसके अंदर जो भी चीज मूवेबल होती है एक्सेप्ट दीज 6 बीपी साज, यानी कि ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क, एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और ज्वेलरी, ये सारी मूवेबल होते हुए भी इसको अपने कंसिडर नहीं करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर एड पर इनकम टैक्स एक्ट। और इसके अलावा अगर कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो
कंसीडर नहीं होगी कैपिटल गेन के लिए। लेकिन रूरल को और अर्बन को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई रूरल लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, अगर वो अर्बन के जिसकी पॉपुलेशन 10,000 है, अगर उसकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर से कम है तो कैपिटल एसेट हम कंसीडर करेंगे। देखो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कब मानेंगे? अगर उसकी पॉपुलेशन, अर्बन की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और उसकी रेंज 2 किलोमीटर तक रहेगी, जो सारे के सारे अर्बन लैंड मानेंगे। जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख तक है और उसकी जो रेंज रहेगी वो 6 किलोमीटर तक रहेगी। और अगर किसी की पॉपुलेशन, जो अर्बन लैंड है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में 8 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो सभी अर्बन लैंड हम कंसीडर करेंगे। यानी कि अर्बन लैंड क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। और अगर वो नॉन अर्बन लैंड है, रूरल लैंड है, तो वो टैक्सेबल नहीं होती है। कोई भी स्पेसिफिक बॉन्ड्स वगैरह हमने खरीदे तो वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो, अगर कोई एसेट है जो 36 मंथ से कम रखा हुआ है तो शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ से ज़्यादा रखा हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर वगैरह खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड है, यूटीआई है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो वो 12 महीने की स्लैब में आता है। 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। अगर कोई भी व्यक्ति अनलिस्टेड शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहा है तो उस केस में 24 मंथ्स का स्लैब है। 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, अगर 24 मंथ से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लॉन्ग टर्म उसको कंसीडर करेंगे। ऑल राइट, चलिए डिटरमाइन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। हम पीरियड ऑफ होल्डिंग किस तरीके से करते हैं? यानी कि जिस वक्त शेयर ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन, कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में, तो आफ्टर लिक्विडेशन का जो पीरियड है वो हम क्या कर देते हैं? लैप्स कर देते हैं। ये 12 मंथ, 36 मंथ और 24 मंथ की कैलकुलेशन की यहाँ पे बात की गई है। बोनस शेयर जैसे जिस दिन से मिला, राइट इशू जिस दिन से मिला, गोल्ड रिसीट जिस दिन से हमने गोल्ड रिसीट रिसीव किया, सेट इक्विटी शेयर जिस दिन से हमें अलॉट हुआ, वो सब चीज़ें हैं। ट्रांसफर यानी कि हमने कोई भी चीज़ सेल कर दी एक्सचेंज में, या फिर हमने कोई भी लो के हिसाब से हमें मिल गई, या फिर हमने स्टॉक इंटरेस्ट से उसको कन्वर्ट कर लिया, या फिर कोई भी मैच्योरिटी हो गई जीरो कूपन बॉन्ड्स की। ये सभी केसेस के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है एक तरीके से ओनरशिप राइट आ जाना। जब हम कोई भी चीज़ को किसी को ट्रांसफर करते हैं तो हम सामने वाले से कंसिडरेशन लेते हैं। जब हमने कंसिडरेशन ले लिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी उस चीज़ की, तो वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जब हम उसको लीगली ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर, राइट। तो ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब हम उसको ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद अगर अपने बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जिसके अंदर हम बोलते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें अबाउट द अमलगमेशन पार्ट है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटेशन की, तो कंप्यूटेशन के अंदर क्या बात है? सबसे पहले हम निकालते हैं सेल्स कंसिडरेशन कि हमारी सेल कितनी हुई, मतलब हमने जो माल बेचा है उसका पैसा कितना मिला। उसके बाद माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि हमारा कॉस्ट, हमारी कॉस्ट कितनी है जब हमने उसको लिया था। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, सॉरी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि हमने उसको सही करने में कहीं पे कोई खर्चा किया तो वो। और उसके बाद कोई भी टैक्सेस वैक्सेस है उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो हम क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। एक चीज और बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर कोई 24 मंथ से ज़्यादा प्रॉपर्टी को बेचता है, यानी लॉन्ग टर्म में बेच रहा है, तब उस केस के अंदर इंडेक्सेशन लगता है। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि हम आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से मानते हैं आपकी कॉस्ट कितनी है। जैसे आज की 2001 में अगर कोई चीज़ 100 रुपए की थी, ठीक, कोई चीज़ 100 रुपए की थी, तो आज की तारीख में अगर हम उसको इंडेक्सेशन से खरीदे, महंगाई के दर से खरीदते, तो हमारे ऊपर कितना पड़ता। तो उस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो रेट्स है छोटे मोटे थोड़े बहुत रेट्स लिखे हुए हैं कि 2001 में जो चीज़ 100 रुपए की आपने खरीदी है, आज उसकी वैल्यू 348 रुपीज़ की है। तो हम, अगर आपने कोई चीज़ 2001 में खरीदी थी, ठीक है, आप आज उसको बेच रहे हो, आज अगर आप उसको 500 का बेच रहे हो, तो उस केस के अंदर हम 348 आपको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और पीछे का 152 जो बचा वो आपका हम कंसीडर करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर ये नहीं होता तो आप कितना कैलकुलेट करते? 400 आपकी इनकम कैलकुलेट होती, लेकिन अब आपकी इनकम कितनी कैलकुलेट होगी? सिर्फ 152। ऑलराइट, तो इस तरीके से सारा का सारा प्रोविजन चलता है। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अच्छा जो भी ट्रांसफर के खर्चे होंगे वो भी हम क्या करेंगे? इसके अंदर से माइनस करेंगे। क्लियर?
चलिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन बचता है, सेक्शन नंबर 54 बचता है। देखिए, ये सारा का सारा पार्ट एक बहुत डिटेल्ड मैनर के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी चीज़ को जब खरीदा था तो उसके ऊपर जो खर्चा लगाया था, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, हमने शेयर्स खरीदे, उसको बाद में बेचा, तो जो शेयर्स हमने खरीदे, कितने में खरीदे और कितने में बेचा, जो दोनों का डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो डेफिनेटली दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वहां से निकाल सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा, बोनस शेयर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नील ही रहने वाला है। चलिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपने करने वाले सेक्शन 54, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 5 सेक्शन है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी रहेगी इंडिविजुअल के लिए। इसके अंदर क्या है कि हम कोई भी अपना घर बेच रहे हैं, घर बेचने के बाद हम कहते हैं कि अगर आपने, देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, अगर आपने घर बेचा, घर बेचने के बाद आपने जब ट्रांसफर किया उसको, यानी ओनरशिप ट्रांसफर करी, ओनरशिप ट्रांसफर करने से 1 साल पहले या उसके 2 साल के बाद ट्रांसफर करी, उसके 2 साल के बाद, इन 3 सालों के अंदर आपको प्रॉपर्टी आपको लेनी पड़ेगी। या फिर अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 साल के अंदर अंदर क्या कर लो, उसको कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन में डाल रहे हो तो आपको कितने साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। तो उस केस के अंदर हम मानेंगे कि आपने जो खर्चा है, मान लो 100 करोड़ का घर बेचा है, 50 करोड़ आपकी कॉस्ट थी, 50 करोड़ का जो प्रॉफिट है उससे आपने नया घर ले लिया है, तो वो जो नया घर लिया है वो आपको क्या मान लिया जाएगा, एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, घर के बदले घर लेना पड़ेगा 1 साल पहले और 2 साल के अंदर अंदर लेना पड़ेगा। अगर आप बना रहे हो तो 3 साल के अंदर अंदर उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है 50 करोड़, बहुत ज़्यादा बोलेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 10 करोड़ दे रखी है। कितनी दे रखी, 10 करोड़ रुपीज दे रखी है। चलिए, अगर आपने कोई भी जो घर बेचा है और घर बेचने से कोई भी एग्रीकल्चर लैंड प्रोड्यूस किया है, असेट ट्रांसफर क्या किया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी लैंड खरीदी है जो कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, और वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए कम से कम 2 साल के लिए आप क्या करेंगे, यूज करेंगे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो उस केस के अंदर भी क्या कंसिडर किया जाएगा, कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लैंड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपने बेची है और उससे आपने ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर खरीद ली है विद इन 2 ईयर्स, तो उस केस के अंदर भी आपको क्या माना जाएगा, सब कुछ छूट मान ली जाएगी। अगर कोई भी ऐसी लैंड है जो आपके पास, कोई भी लैंड है और उसके बाद आपने जो बॉन्ड खरीद लिए NHAI के या फिर RECL के, जो बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, 6 महीने के अंदर अंदर जब से आपने उसको बेचा है, तो उस केस के अंदर वो भी एग्जम्पशन दे दी जाएगी। जो भी कैपिटल गेन होगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो है 50 लाख रुपीज। चलिए, नेक्स्ट की बात अगर मैं करता हूं तो इंडिविजुअल HUF, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करता है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस तो 54 में था, 54F के अंदर क्या बोलता है, कोई भी करता है, और अगर वो कोई भी हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करता है विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स कंस्ट्रक्शन के बेस के अंदर, तो उस केस के अंदर उसको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। देखिए, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ती है, तो उस केस में उसको 2 घर लेने की परमिशन दी जाती है कि आप 2 घर भी बना लो, तो भी हम क्या मान लेंगे, उसके छूट मान लेंगे। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर घर बनाए, कंस्ट्रक्ट किए या बाय किए, तो उस केस के अंदर हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, और हम, अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल गेन पे स्पेसिफिकली हम और डिटेल में बनाएं, तो कैपिटल गेन अपने आप में मोर देन 15 आवर्स क्लास, ठीक है। तो इस पूरे सेशन को हम सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यस, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये पार्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग, ताकि आपके माइंड के अंदर वो चीज आ जाए। रेट्स की अगर मैंने बात करी तो ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड की 115 ए के अंदर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112 ए के अंदर आपको 10% लगेगा शेयर्स के ऊपर। अगर वही 112 है तो उस केस के अंदर आपको 20% का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा।
राइट। अच्छा, 112A के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 1 लाख तक की छूट मिलेगी और 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट होगी वो उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, चार्ज लगाओगे। LTCG हुआ 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस करो, 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपए आपके ऊपर क्या लग जाएगा, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। उसके अंदर किसी प्रकार की रिबेट या कैपिटल ATC ATG की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, this much clear? Okay, so this is all about, I think we can complete it today. Next is the PGBP. Again, before starting the PGBP, I want to take a break of 10 minutes. So either you can pause, let me see.